मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पिक करें, कैसे करें खुद से इन्वेस्टिंग, कैसे कर सकते हैं खुद से एनालिसिस, समझेंगे अपन स्क्रीन पे। साथ में इन्वेस्टिंग के वो नुएंसेस जो आपके दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं, लमसम करें या एक बार में डाल दें, अगर एक बार में डालें तो किस प्रकार के स्टॉक में डालें, और एक आप लोगों के फेवरेट स्टॉक का पूरा एनालिसिस मैंने स्क्रीन पे कराया। और ये कराया किससे? हमारे गेस्ट ब्राह्मी से। ब्राह्मी ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया चैनल इंस्टाग्राम पे चलाती है जहां पर वो एजुकेट करती है फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट से काफी सारे लोगों को। और आज हम उनको लेके आए हैं जिनसे हमने काफी सवाल पूछे एंड स्क्रीन में प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए पूरे कंसेप्ट को। लाइक करना ना भूलिए और सीधे चलते हैं अब अपन स्क्रीन पे। ब्राह्मी, हम एकदम मुद्दे के साथ शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये तो पूछ लूं, क्या हाल चाल है आपके? बस सब बढ़िया। आप बताओ कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी ऑडियंस काफी एक्साइटेड होगी, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जितनी चीजें एक बिगिनर इंटरमीडिएट प्लेयर को जितनी भी चाहिए वो सारी आज आप समझाने वाले हो। तो मैं ना कवर करने वाले हैं। यस, बिल्कुल। तो मैं एक बहुत ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन से पहले शुरू करना चाहता हूँ। बाजार में हम जाते हैं ना, तो मैंने बहुत बार देखा हुआ है, इनफैक्ट आपके पेज पे भी देखा है एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखा है। कोई बोलता है कि यार ग्रोथ इन्वेस्टिंग करो, कोई बोलता है ना वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। अब इसमें ना एक नॉर्मल इंसान आता है, उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है? अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकें तो दैट वुड बी ग्रेट। ग्रोथ इन्वेस्टिंग को हम एकदम इजी वे में अगर समझना है तो हम बोल सकते हैं कि मान लो कि आप कोई रेस्टोरेंट में गए और अगर आपको कोई बोल दे कि भिंडी की सब्जी खाओ या फिर ऐसा कुछ जो जो डेली आप घर पे खाते हो वैसा कुछ खा लो, तो आप एकदम बोरिंग से हो जाओगे, बोलोगे यार नहीं यार ये क्या बोल दिया खाने के लिए, मुझे कुछ नया चाहिए। सो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ना हम फ्यूचर को ये कर रहे हैं कि हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो फ्यूचर रेडी है। भले फिर वो कितने भी प्राइस पे हो, मतलब मुझे खाना है पास्ता, मुझे खाना है चाइनीज खाना है, मुझे कुछ अलग सा खाना है, भले वो महंगा भी क्यों ना, बट आई वांट टू ट्राई। तो हम ऐसी कंपनीज में ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के वक्त हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर रेडी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का आप देखोगे, क्योंकि उसमें ईवी का जो मार्केट शेयर है, ईवी मार्केट शेयर 75% से ज्यादा है और इसीलिए काफी लोगों ने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया है। इवन दो उसके फाइनेंशियल्स पुअर थे, वो रिसेंट क्वार्टर में, रिसेंट ईयर में वो प्रॉफिटेबल टर्न हुआ है, बट पीपल इन्वेस्टेड लॉन्ग बैक अराउंड 200-300 के लेवल्स बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग। बिकॉज दे वांट कि यार ये कंपनी आगे जाके ईवी में जाएगी, फ्यूचरिस्टिक रहेगी इसके लिए। और वैल्यू इन्वेस्टिंग ना आपकी गर्लफ्रेंड जैसी रहेगी, मतलब यार इसको चाहिए 1,000 रुपए की चीज चाहिए 200 रुपए में। यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम ना ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले, सीधा सिंपल। जो हमें डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे मिले, जो अंडर वैल्यूड कंपनीज है, उस पे हम टारगेट करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में। गॉट इट। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बट ग्रोथ इन्वेस्टिंग आपने बताया, वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है ये साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, बिकॉज आपने डिस्काउंट वाली बात करी, नॉर्मल। हाँ, ओके, नॉर्मल तो नॉर्मल। तो मुझे जैसे आपने ग्रोथ इन्वेस्टिंग में एक एग्जांपल आपने दिया टाटा मोटर्स कि टाटा मोटर्स 7 आपने कितना बताया, ईवी का कितना स्पेस है इनके पास? 70%, 70-75%। 75%, हाँ 75% के आसपास है। 75% है। तो वैसे ही एक यस। वैल्यू इन्वेस्टिंग का आप एक एग्जांपल कोई जनरल दे सकते हैं जिस ऑडियंस के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टॉक में? तो अभी देखो, अभी का बुल रन चल रहा है तो काफी कंपनीज के वैल्यूएशन चेंज हो गए बिकॉज ऑफ देयर प्राइस गोइंग अपसाइड। बट अगर अंडर वैल्यूड कंपनीज की बात करें तो अभी भी है, काफी सारी पावर सेक्टर में है। आई डोंट वांट टू टेक एनी स्पेसिफिक नेम, डोंट टेक नेम। बट पावर अच्छा, सेक्टर, इसको पावर सिंपल सेक्टर में और है। 2020 में जब कोरोना का फॉल आया था, उस समय पे अगर एक वैल्यू इन्वेस्टर होता तो वो किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करता 2020 के कोरोना फॉल में? कोरोना फॉल में वन वॉज टाटा मोटर्स, बिकॉज तभी वो अंडर वैल्यूड भी थी एंड ऑब्वियसली। तो अगर आप ग्रोथ और वैल्यू दोनों को मिक्स कर दो ना, इट वुड बी द बेस्ट सिनेरियो। एग्री, सो इफ यू नो, एग्री। टाटा मोटर्स तब अंडर वैल्यूड था, प्लस टाटा मोटर्स अंडर वैल्यूड भी था, प्लस फ्यूचर रेडी था, ईवी मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे थे। सो अगर वाह, कोरोना के वक्त आपने उसकी प्राइस देखी रहेगी, इट वॉज अराउंड 250-300 रुपीज। तो उस वक्त अगर आपने अंडर वैल्यूड, मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कर ली, ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी कर ली, एंड आज यू कैन सी द टाटा मोटर्स रिटर्न।
अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, एब्सोल्युटली यस, फैंटास्टिक। मतलब ब्राह्मी हम ये कह सकते हैं कि एक ही स्टॉक अलग अलग समय में ग्रोथ स्टॉक भी हो सकता है और वैल्यू स्टॉक भी हो सकता है, करेक्ट? वैल्यू स्टॉक भी हो सकता है। अगर दोनों बहुत मिल रहा है एक ही टाइम पे, देन वो वो तो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया सोने पे सुहागा है। मैं है। ऑडियंस को कहूंगा यस, यस। कमेंट्स में वो गेस कर सकते हैं कोई ऐसा स्टॉक, ताकि हम उसको आगे चल के भी एनालाइज करें। बाय द वे स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद तो हम कुछ एनालाइज करेंगे, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है रामी। अभी आपने ना एक वर्ड यूज किया बुल रन में, कि अभी बुल रन चल रहा है तो वैल्यूएशंस थोड़े ज्यादा है बट अभी भी कुछ अवेलेबल हैं। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि एक इन्वेस्टर जब मार्केट में आता है उसको एंटर अपना पैसे के साथ एंटर कब करना चाहिए? शुड ही एंटर इन अ बुल मार्केट या फिर उनको बेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए? आपके हिसाब से कब करना चाहिए? इसका आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं खुद भी 2 अकाउंट रखती हूँ डीमैट, 2 आई हैव मेनी अकाउंट्स, बट डीमैट अकाउंट ना एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को 2 रखने चाहिए। एक उसके लिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करता है, एंड शॉर्ट टर्म में आई डोंट मीन इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, ये सब नहीं। शॉर्ट टर्म मीन्स आपने उसको बाई किया विद एन एक्सपेक्टेशन कि इतना इतना टारगेट आ सकता है इन 3 मंथ, 6 मंथ्स या 1 ईयर के आसपास। तो एक ऐसा अकाउंट डीमैट अकाउंट रखो जहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और एक ऐसा अकाउंट डीमैट अकाउंट रखो जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड डाउन द लाइन। सो जब आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहां पे आपको बुल एंड बेयर मार्केट चाहिए। अब ना एक गलत पर्सपेक्शन ये है कि जब देखो, इफ यू चेक द डेटा, हर साल ना 1 से 2 बार मार्केट में करेक्शन आता है, एंड व्हेन वी से करेक्शन, इट मीन्स कि 5 to 10% आपका पोर्टफोलियो या मार्केट करेक्ट होता है। सो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरना नहीं है। जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो दूसरे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट पड़े, उसको छेड़छाड़ मत करो। बट ये शॉर्ट रन में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो एंड एंजॉय द प्रॉफिट ऑफ बुल मार्केट। बुल मार्केट में आपके टारगेट्स हो गए तो बुक कर दो प्रॉफिट, एंड देन कीप ऑन री इन्वेस्टिंग दैट मनी। सो आई विल सजेस्ट कि 2 डीमैट अकाउंट रखो, ओके। इन्वेस्ट इन बेयर मार्केट एंड रिमूव प्रॉफिट फ्रॉम बुल मार्केट। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो तो डिप वाले चीज है, बाय ऑन द डिप, बाय ऑन द डिप थिंग। गॉट इट। तो मुझे एक चीज बताइए ब्राह्मी, जब आपने कहा कि हम 2 डीमैट मेंटेन करें, और आपने कहा शॉर्ट टर्म पे बुल रन में भी आप करते रहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते जाइए, लॉन्ग टर्म उसमें कीजिए। तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर किसी व्यक्ति का, मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, बहुत बेसिक सा एक सिनेरियो हम समझते हैं ताकि हमारी ऑडियंस समझे। लेट्स से अगर किसी ने ये डिसाइड किया है कि मैं जॉब करने जा रही हूँ, मेरे को एक XYZ सैलरी आ रही है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, एक ये है कि थ्रू आउट द ईयर उनके पास एक 6 लाख रुपीज की सेविंग्स हो जाती है, जो भी उनने सेव किया है, तो थ्रू आउट द ईयर 6 लाख की सेविंग्स हो जाती है। ऑप्शन वन है कि ये 6 लाख को वो लमसम मार्केट में लगा दें। एंड ऑप्शन टू उनके पास ये है कि हर महीने 6 लाख ही रहेगा, लेकिन हर महीने जो 50,000 का एक सरप्लस बच रहा है, वो 50,000 SIP करके लगा दे, चाहे वो स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड हो। एक आइडियल इन्वेस्टर जो हमारे चैनल को अभी व्यू कर रहा है, जो नॉर्मल जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशन पे जा रहे हैं, उनको इन दोनों में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? शुड दे गो विद 6 लाख एक साथ लमसम लगाओ, या 50,000 एवरी मंथ लगाओ? व्हाट वुड यू सजेस्ट? I would suggest go with SIP every month, 50,000 लगाओ। The reason is कि आपको नहीं पता है कि ये बुल रन कब खत्म होगा या बेर कब आ जाएंगे, ये हमें पता नहीं होता है। सो बिकॉज यू वांट टू एवरेज आउट द प्राइस, आप एवरी मंथ 50,000 लगाओ, ताकि अगर मार्केट नीचे भी जा रही है तब भी आप खरीद रहे हो, मार्केट ऊपर रह रही है तब भी आप खरीद रहे हो, और न्यूट्रल मार्केट, साइडवेज मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो फॉरेन पर्सन जो कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, चुपचाप एवरी मंथ 50,000 का SIP कर दो। बट हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप रिसर्च कर पा रहे हो, बिकॉज 6 लाख इज अ बिग अमाउंट फॉर अ नॉर्मल पर्सन। तो करेक्ट। जब 6 लाख आपको इन्वेस्ट करना है एक ही टाइम पे, तो आपको रिसर्च वर्क लगेगा। अगर आपके बिल्कुल। पास टाइम है उतना और आप ट्रैक कर पा रहे हो, देन गो विथ लमसम कि भाई अब बुल मार्केट खत्म होगी, अब बेयर मार्केट आएगी, बेयर मार्केट में मैं 6 लाख, इट इज अ परफेक्ट सिनेरियो। बट अगर आप कॉर्पोरेट में हो, एंड आई बिलीव कॉर्पोरेट में 9 आवर्स बोल के 12 आवर्स आप सब काम करते ही है। करेक्ट। तो जब आप 12 घंटा काम कर रहे हो, उसके बाद स्क्रीन पे जाके वो चार्ट्स देखना, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट गो विथ SIP, जहाँ पे आप एवरी मंथ 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड टेक अ चिल पिल कि हाँ चलो, बेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट हुआ, परफेक्ट। बुल मार्केट में भी हुआ, एंड आई एम सो गुड टू गो।
सो बेसिकली ब्राह्मी आप कह रहे हैं कि हमको एसआईपी एक एम्प्लॉयज के लिए ज्यादा है ताकि वो दोनों बुल एंड बेयर मार्केट का फायदा उठा सकें, करेक्ट? सो दैट दे कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ बोथ। मेरा एक और सवाल है ब्राह्मी, आई होप यू कैन हियर मी, करेक्ट? आप सुन सकते I हैं? can't hear you. Your voice is... ओके ओके। सो ब्राह्मी मेरे एक और सवाल इधर से ही आया, आपने लमसम और एसआईपी का तो बहुत बढ़िया से समझा दिया। मुझे एक चीज बताइए कि ये आजकल मैंने बड़े चर्चे देखे हैं, आई थिंक सो मैंने आपका भी कहीं पे एक पोस्ट देखा था, इन्वेस्टिंग में ना अलग अलग एसेट क्लास होते हैं और उसमें से इंडिया का फेवरेट होता है गोल्ड। और गोल्ड। आपने शायद कहीं पर मेंशन किया था कि इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज एक्चुअली नॉट दैट गुड आइडिया। ऐसा क्यों है? मतलब क्या सही में अच्छा है, नहीं है, क्या सीन है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। Nee, so this was a question mark, not कि investing in gold is a bad idea. So it was a Okay, question mark, and okay, I don't think कि investing in gold is a bad idea. क्योंकि if you see हमारे grandparents, हमारे parents, हमारे great grandparents सब इतने सालों से gold में invest करते आए हैं. And if you correct, see 10 years का data, gold has went from 28,000 in 2014 to 76,000 now, 76,000 plus. And it is not just gold, silver भी अब बहुत जोरों शोरों से चल रहा है. And one more thing is, अगर year to date का data देखो, that is from Jan 2024 till now, अगर आप देखो तो 13% गोल्ड ने रिटर्न्स दे दिए. So why not correct, invest in it? And gold and silver acts as an hedging instrument. Hedging का मतलब होता है कि आपका जब इक्विटी में एकदम से वॉलेटिलिटी आ जाएगी तो उसको वो लॉस को प्रोटेक्ट करता है आपका गोल्ड सिल्वर और डेट. सो यस, गोल्ड इज एन गुड इन्वेस्टमेंट. good बट investment, ऑब्वियसली एक एक चीज हो जाती है कि जब हम गोल्ड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना, तो लोग यूजुअली गोल्ड ज्वेलरीज, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स ये सब प्रेफर करते हैं. एंड टू लुक कूल आई वुड से कि यार उससे अच्छा डिजिटली इन्वेस्ट करो ना. यू हैव टू लुक कूल इन योर फ्रेंड सर्कल, राइट? कि नहीं, तुमने तो गोल्ड फिजिकल पाई कि आई हैव बॉट इट डिजिटली. So correct, digital gold come, and when you talk about digital gold, there are n number of items like gold ETF हो गया, gold bonds हो गए, digital gold हो गया, and so on. But one thing I prefer personally is gold bonds, sovereign gold bonds. इसमें okay, पहली why? बात तो है, या सो फर्स्ट थिंग इज, जब आप गोल्ड बॉन्ड्स की बात करते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ना आपको मेकिंग चार्जेस या ये सब नहीं लगते, और चोरी होने का तो बिल्कुल डर नहीं, बिकॉज डिजिटली सेव किया है आपने. प्लस Correct, इसमें आपको एवरी ईयर 2.5% का इंटरेस्ट लगता है. एंड नाउ कम्स अबाउट सेफ्टी. सेफ्टी मतलब चोरी होने का बात ही नहीं है. चोरी, बट बिल्कुल, हाँ, चोरी होने का तो बात ही नहीं है, तो सेफ्टी तो है ही. प्लस वन मोर थिंग इज, दिस इज बैक्ड बाय आरबीआई, राइट? आरबीआई इसको एवरी ईयर 3 से 4 ट्रांचेस में लॉन्च करती है. ट्रांचेस एज इन 3 to 4 times एवरी ईयर लाती है, और उसकी सीरीज रहती है, लाइक सीरीज 1 2024, सीरीज 2 2024, ऐसा करके. तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एसजीपी में थ्रू आरबीआई की ऐप इटसेल्फ, या फिर कोई भी ब्रोकर ऐप जो आप यूज करते हो उससे ही आप अप्लाई कर सकते हो, जस्ट लाइक यू अप्लाई फॉर आईपीओ. इसमें आपको okay, 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा correct, है. देन correct, आपका आप जब इसको होल्ड करते हो पूरे 8 साल तक, बिकॉज 8 years का लॉक इन रहता है, 8 years तक अगर आप इसको होल्ड करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इसमें. So I think it's a win-win situation for people who are planning to invest in gold. wow, So rather okay, than physical gold, एसजीबीज और डिजिटल गोल्ड को प्रेफर किया जा सकता है, करेक्ट? right. And I believe that people should invest at least 5 to 15% of their money into gold. गॉट इट, अमेजिंग। तो ब्राह्मी मेरे एक और यहाँ पर सवाल है कि हमने अक्सर देखा है काफी सारे न्यूज चैनल्स चलते रहते हैं विच कीप ऑन टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, हर उस समय पे वो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, और ऐसे में एक न्यू कमर जब मार्केट में आता है उसके दिमाग में ये सवाल उठता है कि यार हमें क्या न्यूज को देख के स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू अराउंड दैट? Okay, so there are two things here. So news, if it is like budget special कुछ insights है, या फिर monetary policy है, या election related news कोई major update है, या even a company के quarterly annual results जब declare होते हैं, ये भी एक news का part बन जाती है, right? So when this things comes up,
इट इज एन इम्पोर्टेंट बिकॉज इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट किया या दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, तो ये सारे न्यूज इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट। बट जब फॉल्स न्यूज आ जाती है मार्केट में, रूमर्स स्प्रेड होते हैं, वन सच रूमर वाज जब रिलायंस ने अक्वायर किया है पेटीएम को, ये बहुत बड़ा रूमर था जिसकी वजह से पेटीएम शेयर वेंट 5 to 10% अप इन अ डे। बट दिस वाज अ रूमर वेयर बोथ द कंपनीज क्लैरिफाइड कि हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया, वी आर नॉट प्लानिंग टू अक्वायर और गेट अक्वायर्ड बाय रिलायंस। सो रूमर्स पे ध्यान मत दो, न्यूज पे ध्यान दो, जो एक्चुअल न्यूज है उस पे ध्यान दो, बिकॉज ऑब्वियसली दैट विल बिल्ड योर पोर्टफोलियो। बट अगर रूमर्स के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, न्यूज में जो टिप्स आ रही है उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, देन इट विल बी डाउनफॉल ऑफ योर पोर्टफोलियो। बट देन ब्राह्मी एक कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हमारे पास सही सोर्स क्या है फिर इन्फॉर्मेशन का। जैसे आपने रिलायंस और पेटीएम का बोला, दैट वाज रूमर, तो एक 100% तो हम अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर सकते, लेकिन कोई सही तरीका होता है कि कोई रिसोर्स आप कह सकते हैं कि यहाँ से आप न्यूज कंज्यूम करो तो बेटर रहेगा, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? So I usually prefer go to that particular company's website और वहां से ओके। आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलता है। सो फॉर ओके। एग्जाम्पल rather देन गोइंग एंड चेकिंग ऑन XYZ प्लेटफॉर्म या वेबसाइट कि इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, सिंपली गो टू दैट पर्टिकुलर कंपनी का वेबसाइट, रिलायंस के वेबसाइट पे जाओ, इन्वेस्टर रिलेशन या इन्वेस्टर सर्विस में जाओ, एंड यू विल फाइंड ऑल द डेटा। वाई यू वांट टू रिलाई ऑन थर्ड वेबसाइट कि भाई इसने क्या दिया, बिकॉज कभी भी अगर कुछ भी हो सकता है, मतलब यार रूमर्स तो कैसे भी फैल सकते हैं। तो एक्चुअल डेटा पाने के लिए गो टू दैट पर्टिकुलर कंपनीज वेबसाइट एंड देन चेक आउट द इंफॉर्मेशन। और जो मेजर इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज रहते हैं वो तो यार आपको टीवी से ही देखने पड़ेंगे या फिर जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है उससे ही। बट ये आपने सही बोला कि सीधे कंपनी की वेबसाइट पे जाके अगर हम चेक करेंगे तो हमारे लिए भी शायद बेटर रहेगा वो वाली चीज। दैट इज परफेक्ट। राइट तो राइट राइट, फॉर इन्वेस्टर्स दैट इज बेटर कि कंपनी के वेबसाइट पे जाओ। मेक सेंस। अच्छा ब्राह्मी, अब सीन क्या है कि सवाल मेरे पास बहुत है, लेकिन वी ऑल्सो बिलीव कि थोड़ा प्रैक्टिकल अगर समझा जाए विद टेकिंग एन एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक एनालिसिस, एंड आई एम प्रिटी श्योर हमारी ऑडियंस में भी काफी लोग होंगे। अभी तक बाय द वे दोस्तों, अगर वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिए, बिकॉज 20,000 लाइक्स होने पे हम ब्राह्मी को वापस लेके आएंगे। बट ब्राह्मी, इफ यू अलाउ, क्या हम स्क्रीन पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं, इफ यू परमिट? Sure, why not? Why not? So give me a Okay, minute. I will just share my screen. sure. We can see your screen and can you speak something, Brahmi? क्या आप बोल सकते हैं कुछ? Yeah. Can you please say again so that we can hear you? Am I audible? Yes, you are audible. So Brahmi, And is my screen visible? yes, your screen is also visible. And also, do I get the privilege of selecting a stock? क्या Yes, yes, मैं why not? You can तो tell देखो, me which मैंने stock you मैंने want me to मैंने ना analyze. इंटरनेट पे देखा हुआ है। इंटरनेट पे जिसको देखो वो सिर्फ टाटा मोटर या रिलायंस ही करते रहते हैं, ठीक है। और टाटा पे तो आपके भी काफी वीडियोस है। बाय द वे गाइस, ब्राह्मी इज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, आप जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चेकआउट जरूर करना। तो ब्राह्मी, आप यूजुअली तो बहुत टाटा मोटर कर लिया, लेकिन मैं इतना ईजी नहीं दूंगा। तो आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस। चलिए थोड़ा सा मल्टीपल ऑप्शन देते हैं, 2 ऑप्शन देता हूँ, उनमें से Okay, कोई एक हम सिलेक्ट okay, करते हैं। ऑडियंस ठीक है, डिमांड done. है, ठीक है। वन इज यस बैंक, या फिर द नेक्स्ट वन इज आइडिया। अब आप बताइए किस पे करते हैं। यार मुझे लग रहा है आपने वो मोस्ट बॉट स्टॉक के लिस्ट में जो पहले 2 स्टॉक थे ना वही बोल दिए। यार देखो, So ये I लोगों के would फेवरेट है। या I would tell you I am tracking this most bought stock across different brokers since last 5-6 months. और last ओके। 5-6 months से Vodafone Idea first रहा है in terms of volume और second पे रहा है Yes Bank। मतलब तो ये दोनों में लोग ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब पूछो मत इतना पैसा इन्वेस्ट किया अब ये है फेवरेट तो है फेवरेट, बट इट वुड बी रियली ग्रेट अगर हम इन दोनों में से किसी एक का कर ले। और पब्लिक को और भी अगर स्टॉक एनालाइज करना होगा वो कमेंट्स में बताएंगे, लेकिन अभी इन दोनों में से आप बताइए, क्योंकि हमको थोड़ा 360 डिग्री एनालिसिस करना है, ताकि ना हम है। थोड़ा राइट सा राइट। डिटेल में समझें, उस पे
क्या रेशियो वेशियो होता है, क्या देखना रहता है, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कौन सा हम ले सकते हैं ब्राह्मी, आप बताइए। अच्छा चलिए मैं ही पिक कर लूं क्या आपके लिए, मैं कर दो हाँ इसी चलो वाला। आप पिक कर लो, यस आप पिक कर लो। यस बोला है तो यस बैंक ही कर लेते, इफ यू आर फाइन हम यस बैंक। यस बैंक अरे ठीक है, कर कर चलो कर 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 लेते लो हैं। कर लो। ठीक है कर लेते चलो। मैं इस तो लोगों का लेट मी, फेवरेट मंगाया है, लाइक कर देना सीधे। हाँ हाँ या सो यस बैंक के लिए हम एक तो स्क्रीनर रेफर करेंगे। यस ठीक बैंक है का जो रीसेंट क्वार्टर का या ईयरली का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा उनकी वेबसाइट पे, वो हम रेफर करेंगे। और मनी कंट्रोल रेफर करेंगे। ये तीन चीज हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए रेफर करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनर यूज कर रहे हैं, वेबसाइट यूज कर रहे हैं और मनी कंट्रोल यूज करें, करेक्ट। यस यस यस। सो सबसे पहले हम जब कोई कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हमें एक चीज देखना होता है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, हम उसका पूरा एनालिसिस करें। मान लो कि अगर आपने देख लिया है मोस्ट बॉट लिस्ट में या कोई न्यूज में एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत हाइप कर रही है, जैसे रिसेंट में HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हाइप कर रहा है, दो आई एम बुलिश ऑन बोथ। बट अगर बहुत हाइप कर रहा है तो उसके पीछे स्टडी होना चाहिए। जस्ट बिकॉज न्यूज में आया है, किसी ने टिप दी है, मैंने ले लिया उसको, डोंट डू दैट। सो यस बैंक पे आज हम 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये रिस्की बेट है, क्या मुझे इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर लेट्स नॉट गो फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट। यस या लेट्स। हाँ, सो फर्स्ट इज यस बैंक। मैं जैसे यहाँ पे स्क्रीनर, और मैं बता दूं मेरे पास सिर्फ मनी कंट्रोल का प्रो है, दैट टू आई गॉट इट वेरी चीप रेट पे, इसके लिए मैंने उसको लिया था। वरना आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑफ द प्रीमियम अकाउंट। इवन मेरा जो ये स्क्रीनर का जो है दैट इज माय बेसिक, आई एम नॉट हैविंग एनी प्रीमियम अकाउंट। तो आप बेसिक अकाउंट से भी 360 डिग्री एनालिसिस कर सकते हो। सो डोंट थिंक कि मुझे प्रीमियम बाय करना पड़ेगा फिर ही मैं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो तो हियर ये आर फ्यू। यस स्क्रीनर भी आपका फ्री वाला ही हम यूज कर रहे हैं, स्क्रीनर डॉट। यस यस फ्री वाला है। सो द थिंग इज यहाँ पे स्क्रीनर का एक चीज है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रेफर करने रहेंगे ना, कॉन कॉल के वगैरह के, अगर इसको आपको ओपन करना रहेगा तो आई गेस कि वो 10 पर मंथ से ज्यादा ओपन नहीं करने देता है। कोई But बात then नहीं, you बट can वो find देखो। that documents, हाँ that documents even on their website. तो फिर मैं ओके उनकी वेबसाइट से ही देख लेती हूँ, एंड इट इज वेरी इजी टू रीड दैट 400-500 पेजेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन जस्ट फ्यू आवर्स। सो लेट्स स्टार्ट ऑन टू यस बैंक। परफेक्ट। इफ यू डोंट नो, यस बैंक की कुछ स्टोरी थी। वो यस बैंक का शेयर वाज एट ऑल टाइम हाई अराउंड 400, और 400 से ऐसा 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 गिरा है। अगर आपको नहीं पता कि क्यों गिरा है, तो बिकॉज उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जो CXO लेवल पे जो मैनेजमेंट टीम थी, उनका एक प्रॉब्लम था। उन्होंने जो लोन्स दे रखे थे, जो जैसे हम लोन जाते हैं बैंक के लिए, HDFC बैंक या कोई भी लोन लेने जाते हैं, तो कंपनी हमारा एनालिसिस करती है कि क्या मैं सुटेबल हूँ वो लोन के लिए। इफ आई एम नॉट सुटेबल या मेरा क्रेडिट स्कोर इतना है नहीं, तो वो मुझे लोन हाई इंटरेस्ट पे देगी। बट यस बैंक में प्रॉब्लम ये था, एक तो उनकी जो मैनेजमेंट टीम थी उसने बहुत सारे घोटाले किए थे, एंड दूसरा कि उन्होंने जो अपने कस्टमर्स है उनको इतने सारे लोन दे रखे थे, इतने सारे लोन दे के रखे थे कि वो डिफॉल्ट होने लगे। और जब मार्केट में पता चला कि इनके इतने सारे लोन डिफॉल्ट होने लगे, तब उसका शेयर प्राइस दैट स्टार्टेड फॉलिंग। सो टू थिंग्स हैपेंड साइमल्टेनियसली। उनके जो टॉप मैनेजमेंट थे उनका झूल झपाटा सब पता चला। सेकेंडली, ठीक है इन्होंने बिना ज्यादा चेक किए उन्होंने लोन दे दिए थे अपने कस्टमर्स को। सो दैट डिफॉल्ट स्टार्टेड, एंड आई कैन प्रूव यू कि ये डिफॉल्ट कैसे। अगर आप चार्ट देखोगे 2018 में, 2018-2019 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 में उन्होंने ऑल टाइम हाई बनाया था। आई एम जस्ट हम ओपनिंग देख सकते उसका हैं शायद, चार्ट। हाँ एक चार्ट खोल हाँ, दीजिए इसमें। आई एम जस्ट टेकिंग अराउंड दिस, एक मिनट। यस हम्म, बैंक, ठीक है, ये चार्ट है। इफ यू सी 2018 के जस्ट में आसपास इन्होंने, सेकंड, हाँ या आई कैन सी इट। 2018 के आसपास इसने हाई बनाया था। 2018 ये कौन सा ईयर, हाँ
2018 के आसपास इसने हाई बनाया था एंड देन द करेक्ट, फॉल स्टार्टेड। गिरने ठीक लग है, गए बिल्कुल। हाँ हाँ, और तभी इन्होंने डिफॉल्ट किया, और ये मैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी बता सकती हूँ। आई एम जस्ट ओपनिंग देयर मनी कंट्रोल पे इससे ना आपको ये मिल जाएगा, नेट एनपीए वगैरह, विच आई विल टेल यू एंड इन अ ये वाइल। एनपीए एनपीए भी आपको समझाना पड़ेगा, हमको नहीं समझ में आता हाँ, खास। मैं समझा दूंगी। ठीक है, ठीक। एक मिनट है, ये क्यों ऐसा? अरे यार, ये एड्स बहुत आती है मनी कंट्रोल पे, प्रो होने के बाद हाँ, भी एड्स आती है। ये तो छल कपट हो गया। एमआईटी डब्ल्यूपीओ भी इतना ज्यादा ऐड कर रहा है। बाय द वे गाइस, ये एमआईटी मैसाचुसेट्स नहीं है, ये पुणे वाला है। एक मिनट है, मैंने डायरेक्ट नेट पे डाल दिया येस बैंक नेट एनपीए ठीक है, मनी कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, इधर फाइनेंशियल्स में कोई आपको इशू नहीं। दिखता है, फाइनेंशियल्स पे। आई जस्ट स्किप दैट पार्ट। अगर मैं ठीक है, नेट एनपीए सर्च करूं, ये वो ठीक है। क्यों नहीं रहा? एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है ब्राह्मी? एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कंपनी जब लोन देती है और अगर वो लोन रीपे नहीं होता है विथ इंटरेस्ट, जो हम ईएमआई बोलते हैं ना, अगर 90 डेज से ज्यादा किसी ने ईएमआई पे नहीं की है, तो उसको हम नेट एनपीए कंसिडर करते हैं, मतलब बैंक्स कंसिडर करती है। यानी मान अच्छा। लो ना कि आपने कोई 5 दोस्तों को पैसा दिया है, हम्म, 10,000 रुपया दिए, उसमें से अगर सबने दे दिया रिटर्न तो यू हैव जीरो नेट एनपीए। बट अगर एक या दो ने पैसा वापस नहीं दिए तो वो आपका लॉस हो गया। तो नेट एनपीए कि अगर 90 डेज में कस्टमर आपकी ईएमआई वापस पे नहीं करता है टिल 90 डेज, तो 91 डेज है वो उसको नेट एनपीए में कंसिडर होगा। गॉट इट। सो इट स्टैंड्स बेसिकली फॉर नेट। हाँ, जो विजय माल्या और नीरव मोदी लेके गए, ये सब एनपीए बन गए बैंक्स के लिए, करेक्ट? राइट। सो इफ यू सी परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए यहाँ पे है, नेट एनपीए अमाउंट यहाँ पे है। पहले इनका देखो, जब 2018 में 2019 2020, मतलब ये 2019 से है आई गेस। एक सेकेंड, देख लेते हैं यहाँ एक पे बार। मार्च 20 से है। 20 से। ठीक है, ठीक है, यू कैन फाइंड मोर डेटा ऑल्सो, बट लेट्स गो विथ मार्च 20 ओनली। तो ये चलिए देखो 19 से 19, शुरू करते हैं। हाँ, 19 से मार्च 19 में शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक तो है, अगर आप ठीक नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पे नेट एनपीए परसेंट दिखा जाएगा। तो जब मार्च में, आई गेस मार्च 2019 में इनका जोल जपाटा पकड़ा गया था, तब इनका नेट एनपीए 1.86 था। और ठीक है। उसके बाद इफ यू सी मार्च 20 से उनका नेट एनपीए एक्सट्रीम लेवल बढ़ गया, मतलब 5%। 5% इज अज अमाउंट, 9,000 करोड़ का उनका नेट एनपीए हो गया है। देखो, नेट एनपीए इज 9,000 करोड़, 8,000 करोड़। तो इनका 5% के आसपास बढ़ने लगा था। बाप रे। ओके, बहुत खतरनाक बढ़ गया इनका। ओके, बहुत ठीक हाँ, है। मतलब जैसे जोल की बात पता चली, ये सब पता चली, लोगों ने और डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया कि अब तो यस बैंक गया, अब इनका शेयर भी टूट गया है, तो अब हम क्या ही करेंगे, हम भी ओह! झोल कर ही लेते हैं। अच्छा, ओके, सो ओके। इफ यू सी 2020 2021 2022 तक उनका 4.5 के आसपास नेट एनपीए था। सी इफ अ बैंक हैज नेट एनपीए अराउंड 1.5% या उससे कम, इट इज गुड, इट इज गुड नहीं, इट इज ओके, मतलब ठीक है, ठीक है यार, इतना तो लोग चला डिफॉल्ट करने ही लेंगे। वाले। बट हुँ, 5% बहुत हाई होता है, मतलब यार बहुत लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं आपके लोन पे। एंड नाउ इफ यू सी कि इनका नेट एनपीए कम हो गया, इट इज अंडर 1% सिंस लास्ट 2 ईयर, विच इज अ so this is पॉजिटिव a good साइन। sign. This is a good sign, हाँ, yeah. Okay, कि लोग या okay. तो रीपेमेंट कर रहे हैं अपने लोन का, या जो एग्जिस्टिंग लोन्स इन लोग दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो बहुत केवाईसी के बाद दे रहे हैं, कि प्रॉपर केवाईसी कर रहे हैं, सब चेक चुक करके, क्रेडिट स्कोर चेक ओके, करके फिर ही दे रहे हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस कि पहले इनका जो केवाईसी सिस्टम था या कस्टमर को लोन देने का सिस्टम था, दैट वाज वेरी बैड, और अब वो इम्प्रूव हो गया गॉट और कस्टमर्स डिफॉल्ट करना कम कर दिए। सो दिस इज ओके, वन ओके। वन थिंग, और उनके शेयर तो प्राइस में भी पहली आपको दिखेगा।
तो पहली चीज हमने ये नोटिस करी है कि ये जितना एनपीएस इनके पहले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे घोटाले में, अब ईयर ऑन ईयर ये कम होते जा रहे हैं, तो कम स्टेबलाइजेशन हो थोड़ा आ रहे रहा है हैं, एनपीएस। थोड़ा आ ठीक रहा है, है, यस। तो ठीक है, विच इज अ गुड साइन कि हाँ उनका डिफॉल्ट कम होते जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। तो ठीक है, ये एक चीज आपको देखनी है। और नेट एनपीए ना सिर्फ आपको एनपीए रेशियो जो रहता है वो सिर्फ बैंक के केस में दिखेगा, बिकॉज बैंक का मेन काम ही है पैसा देना और पैसा लेना, राइट। ओके, फाइन, सो जब बैंक का वही काम है तो हम नेट एनपीए चेक करते हैं कि हाँ चलो रेशियो प्रॉपर है कि नहीं, ज्यादा लोग तो डिफॉल्ट नहीं करे। अगर ज्यादा लोग डिफॉल्ट करेंगे तो वो बैंक के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि बैंक तो करेक्ट, पैसा दे रही है, अगर पैसा वापस ही नहीं आ रहा है तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो राइट, व्हेन वी चेक एनी ऑफ द बैंक, एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, कोई भी बैंक जब आप एनालाइज कर रहे हो, आपको एनपीए रेशियो जरूर देखना है। ओके, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के लिए आप कह रहे हैं एनपीए रेशियो, Right, करेक्ट? right, right. NPA is for banking and financial because their daily work is to give money and to take money. इसके लिए गॉट यहाँ पे हम एनपीए रेशियो देखते हैं। फिर आते ये हमने देख लिया, और ये ना इसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस में भी दिखेगा। देखो कि जैसे ही उनका जोल जपाटा और एनपीए बढ़ने लगा, प्राइस उनकी फॉल होने लगी। और अब अब स्टेबल हो तक गया। हाँ, अब वो साइडवेज में, अगर मैं इसको जूम करूंगी, साइडवेज में चल रहा है। दो दो ऑलमोस्ट 2 साल से एक ही अराउंड प्राइस चल रहा है। ये लेवल उसने, देखो ये लेवल उसने ब्रेक ही नहीं करी है। लेवल मतलब सबके निकलेंगे आपके बट हाँ ब्रेक नहीं किया ये, लेवल सबके निकलेंगे, बट अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। सो नहीं किया, इफ यू सी, फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स, न्यूज सब एक साथ ही चलते। करेक्ट, अगर देखोगे न्यूज जब पूरी आई और एक्चुअल में जब इसमें झोल झपाटी हुए, एनपीए बढ़ने लगे, तो प्राइस भी फॉल हुई। प्राइस फॉल, एनपीए रेशियो देखा आपने 5% हुआ, प्राइस भी फॉल हुई। सो टेक्निकल फंडामेंटल सब एक साथ ही चलते हैं। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग फंडामेंटल्स विद टेक्निकल्स व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। अगर आप साथ में देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि हाँ सब साथ में वर्क कर रहे हैं। गॉट, मेक यस। ठीक है, सो ये अगर आप देखोगे, इसमें अभी तक लेवल क्रॉस ही नहीं किया है 2020 का। 2 साल से उनका लेकिन एनपीए तो इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन ये इट ऑल्सो सजेस्ट, मैं जैसे जनरल पूछ रहा हूँ, वैसे तो हम डिस्कस करेंगे कि अब चीजें पॉजिटिव होने जा रही हैं, और अगर चार्ट में भी हमको एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखा यहाँ पे, मतलब उस लेवल को ब्रेक करते हुए, तो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड साइन, करेक्ट? आई मीन फिर स्टॉक बहुत यस, भाग सकता है। अगर अगर आप देखोगे, मैं अगर चार्ट को निकाल दूं, सो ये मैंने कुछ ईएमआईज मार्क करके रखे। तो इफ यू सी दिस येलो लाइन इज 5 डेज ईएमआई, उसने ऑलरेडी 13 डेज और 26 डेज ईएमआई को क्रॉस करने की ट्राई की है। सो मे बी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये क्रॉस ओवर दे देगा, पॉजिटिव क्रॉस ओवर, बिकॉज 5 डेज छोटा रहता है। अगर छोटे ईएमआई ने क्रॉस ओवर किया है बड़े ईएमआई को, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। और अगर यहाँ पे देखोगे तो वो ऑलरेडी क्रॉस ओवर दे रहा है। गॉट इट, एंड सो डिस्क्लेमर वंस गाइस, ये इट, बाय सेल नहीं है, ये सिर्फ वो सिखा रही है, दिस इज जस्ट फॉर मैं इन्फॉर्मेशन, नो सिर्फ बाय। बता रही हूँ। बता रही, आपने स्टॉक, पता है। आपने खुद ने स्टॉक मुझे बताया, मैं उसी स्टॉक का हाँ हाँ, एनालिसिस ये कर रही मैंने हूँ। बोला है, तो गाइज ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम बस समझ रहे हैं, ठीक है रामी, आई समझ गॉट इट, रहे हैं, राइट राइट ठीक है, राइट। सो यस, कीप अ आई ऑन इट। अगर क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर देता है, देन स्टडी फर्दर एंड वॉच इट आउट। अब हम ठीक है, देखेंगे, हाँ, अब अगर देखेंगे सबसे पहले कि कंपनी कौन से कैप को बिलोंग करती है। क्योंकि अगर स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप है, स्मॉल कैप यानी 5,000 करोड़ से कम अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो ठीक स्मॉल है, कैप होती है। 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में अगर मार्केट कैप है, तो वो मिड कैप कंपनी हो गई। और 20,000 से ज्यादा है, दैट मीन्स लार्ज कैप है। लार्ज कैप यानी कि बहुत सालों से मार्केट में है और अच्छी कंपनी है, वॉट एवर, व्हाटसोएवर रिलायंस, रीजन से। टीसीएस, हाँ, रिलायंस, ठीक है, टीसीएस, इन सब का तो लैक्स एंड करोड़ में रहता है मार्केट कैप। सो यहाँ ओके, पे इनका मार्केट कैप 69,000 करोड़ है, दैट मीन्स ये एक लार्ज कैप कंपनी है। फिर ये ओके, करंट प्राइस, ये सब हम इग्नोर कर सकते हैं, हाई लो वगैरह। हम आते हैं डायरेक्टली कंपनी का आरओई पे। आरओई 3% ही है। एक आरओई सेकंड, आरओई मतलब, क्या है? हाँ, आरओई क्या हाँ, होता है? आरओई स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कंपनी ओके, ने हम जनरल पब्लिक से जितना भी पैसा लिया है, जितना भी पैसा हमसे इक्विटी में, आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, जितना भी इक्विटी होल्डर्स हैं उनसे जो पैसा लिया है,
उस पे कंपनी कितना पैसा बना के दे सकती है, यानी कितना प्रॉफिट कमा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न यानी कि कंपनी का कितना प्रॉफिट बना है, और इक्विटी मतलब हम इक्विटी होल्डर्स, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग कंपनी कितना रिटर्न्स, कितना प्रॉफिट बना पा रही है। सो दैट इज इन शॉर्ट रिटर्न ऑन इक्विटी। 3% है, यानी बहुत कम है। एक्चुअल में कभी भी आप देखो आरओई है ना, वो 15% तो मिनिमम होना चाहिए, एवरेज 15% होना चाहिए। उससे कम है दैट मीन्स एवरेज, 15% से अबव है तो गुड, 25-30% है इट इज वेरी गुड। तो यहाँ पे कंपनी इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है प्रॉफिटेबल वाइज, एंड वी नो द रीजन, क्योंकि लोगों ने लोन पे डिफॉल्ट किया है, प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करेगी? सिंपल लॉजिक है ना, सही बात अगर है। लोन से पैसा डिफॉल्ट होते जा रहा है तो वो कैसे करेगी? पैसा बना, प्रॉफिट कैसे बना बिल्कुल, पाएगी? बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल। उनका आरओई जो है वो काफी लो है, काफी लो है, 3.23%, हुँ, विच हुँ। इज वेरी लो। कितना होता तो ब्राह्मी ये थोड़ा सही रहता? एवरेज? वी कैन से 15%, 15% ओह! ये एक तो बहुत कम है। बेर लेना है। हाँ, ये तो बहुत ही तो कम बहुत है। कम। 10% हुँ, भी रहता तो हम एवरेज पकड़ के चल सकते हैं कि अगर सारे फाइनेंशियल अच्छे और थोड़ा मोड़ा थोड़ा 10% के आसपास है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ चलो, टेक्निकली भी अच्छा है, न्यूज भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, तो हम ठीक है चलो वी कैन गो फॉर इट। बट आरओई काफी लो है, 3.23% है, विच इज वेरी लो। हुँ। अब आता है इसके भाई पे। इसका भाई कौन होता है आरोही का भाई, पता है? ना, 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 आरोही का भाई कौन आ रही? इसके आरोही साइड का में है क्या बड़ा भाई है। आरोसी? हाँ, आरोही आरोसी, का बड़ा अच्छा। भाई है आरओसी। आरओसी मतलब इसके पास ज्यादा पैसा है। आरओई की खाली आरोस इक्विटी होल्डर्स रहते हैं, और ओके। आरओसी मतलब जितना भी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के थ्रू पैसा उठाया है, गवर्नमेंट से पैसा लिया है, इक्विटी से पैसा लिया है, जो भी मतलब मम्मी पापा भाई बहन से जितना भी पैसा बड़े भाई ने लिया है, वो सब हुँ, पैसे पे वो कितना प्रॉफिट बना के दे पा रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न सीधा ऑन सिंपल, कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, एम्प्लॉयड ओके। राइट। तो आरओसी मतलब आपका जो बड़ा भाई है, उस बड़े भाई ने आपके मम्मी पापा दादा दादी से जितना भी पैसा लिया उस पे कैलकुलेट होगा। और आरओई मतलब मैं जो बहुत शरीफ हूँ, मैंने सिर्फ मम्मी से थोड़े पैसे लिए जो इक्विटी होल्डर है, ठीक है, सीधा ठीक है। सिंपल। तो 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 ब्राह्मणी इसका आरओसी भी, आरओसी हाँ, तो बढ़िया लग रहा है, 6.29 मतलब सही है मुझे बट लगा। ये भी 15% तो होना चाहिए। एंड इफ यू सी यहाँ पे हम 10 years का भी देख सकते हैं, आरओसी फॉर 10 years 6% ही है। मतलब ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, 15% होना चाहिए, 12%, 15% रहा तो वी कैन से इट इज अ गुड। बट आरओई आरओसी यार बहुत कम है, मतलब यार इतना कोई प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है। उससे अच्छा तो मैं अगर एफडी में पैसा रख देती तो शायद ज्यादा पैसा बन जाता, यार आइडियली। 10 मिनट पहले आप जब वो चार्ट दिखा रहे थे ईएमए में, तब कितनों के अरमान जगाए थे आपने और वापस तोड़ दिए हैं। अभी खैर एंड तक देखते क्या होता है। तो एंड आरओसी तो तक इसका ये तो, हाँ, कम है, ये तो ठीक है, अभी तक ठीक है। थोड़ा थोड़ा हुआ है। अब ये मुझे ट्रेलर बताओ, है, ठीक है। हाँ, आरओई का छोटा बच्चा है डेट टू इक्विटी। अब मुझे बताओ ये अच्छा है कि नहीं, Q2 बता दो। 7.42। 7.42। अब आप पहले ये समझाइए डेट टू इक्विटी होता क्या है, तो उस हिसाब से हम समझाते हैं फिर। मतलब डेट मतलब बाहर का पैसा हो गया, इक्विटी मतलब घर का पैसा हो गया, ठीक है? अब मैंने हाँ, डेट बहुत ज्यादा लिया है, बाहर से बहुत पैसा लिया है, 2-3 लाख रुपया ले लिए, और घर से मैं खुद के पॉकेट से सिर्फ 10,000 रुपया यूज कर रही हूँ, या जो भी छोटा मोटा अमाउंट यूज गलत है। कर रही हूँ। गलत है, बाहर वाले पीटेंगे भाई मेरे को, कर्जा इतना ज्यादा हो गया। पीटेंगे ना, बराबर, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। तो हाँ। डेट टू इक्विटी 7.42 है, क्या ये सही है? तो बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को आइडियल मेरे केस हिसाब में से। ज्यादा है, ठीक है, आइडियल केस में ये ज्यादा है। बट जब हम बैंक का रेशियो चेक करते हैं ना, बैंकिंग रेशियो में कोई भी बैंक ले लो, एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, कोई भी बैंक ले लो, इनका डेट टू इक्विटी हमेशा हाई रहता है। क्यों? और इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि इनका मेन काम ही है ना पैसा लेना और देना। ये बैंक लोन से ले भाई। रहे हैं, हाँ, बैंक से। बैंक का तो मेन काम ही है कि भाई पैसा लो, पैसा दो, और जिसको चाहिए उसको पैसा दो। तो इनका मेन करेक्ट, काम ही है डेट टू करेक्ट। इक्विटी। डेट, इसके लिए इनके पास डेट ज्यादा रहता है। और इसके लिए कोई भी बैंक उठा के देखो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनका डेट टू इक्विटी रहता ही है। और इसीलिए
जब हम बैंक के रेशियो बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करते हैं, हम डेट टू इक्विटी नहीं चेक करते। हम ओ वो चेक ही बच्चे नहीं को करते। कोई हाँ चेक ही नहीं करते, हम वो बच्चे को जंगल में छोड़ के आएंगे। तो ये आरओई का ये जो तो मिडिल क्लास फैमिली का वो बच्चा है जिसको भाव ही नहीं देते घर वाले, बट ठीक है, हाँ। कोई कोई भाव नहीं देता, तो इसको हम ठीक है। जंगल में छोड़ के आएंगे। और इसके हाँ। बदले हम 3 रेशियो चेक करते हैं डेट टू इक्विटी के बदले। एक हमने ऑलरेडी चेक किया है, नेट एनपीए। वो बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट रेशियो है बैंकिंग सेक्टर में, इसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ। कोई भी बैंक का एनालिसिस करो, पहले नेट एनपीए देख लो। 1.5% से कम ही होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। 1.5% से कम होना चाहिए। तो अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस बैंक के एनालिसिस पे नेट एनपीए तो ठीक आ गया, 0.6 देखा था मेरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.6 राइट राइट 0.6 है, 0.6 है। हो गया। तो नेट एनपीए में तो हमारा टिक है, बट आरओई आरओसी ने हमको दुखी कर दिया। टेक्निकल एनालिसिस पे हमारा एक टिक है, जहां पर थोड़ा बहुत अभी टिक है। अभी आगे का हम देखते हैं। अभी हाँ ठीक है। बच्चे को तो जंगल छोड़ दिया, ठीक है। सेकंड, हाँ बच्चे को तो जंगल छोड़ दिए। सेकंड, ठीक है। स्क्रीनर पे ये कासा रेशियो वगैरह नहीं दिखेगा, तो आपको सिंपली उसके डॉक्यूमेंट्स में जाना है। अब मैं यहाँ पे फॉर नाउ आई एम जस्ट चेकिंग फॉर FY23। वैसे आप येस बैंक के वेबसाइट पे जाके 24 का भी निकाल सकते हो। मैं जस्ट 23 का ओपन कर रही हूँ। Fine. इससे फास्ट तो मेरा इंटरनेट है। मैं देखो, अगर आपको इतना सारा 473 पेज नहीं करना है तो आपके सब में कंट्रोल F करने का, चुपचाप फाइंड करने का कासा, सिंपल इजी वे, और आपको यहाँ पे ही दिख जाएगा कासा रेशियो इज 30.8%, विच इज वेरी वेरी वेरी। क्या होता है? व्हाट इज कासा फॉर आवर व्यूअर्स? हाँ ओके, आई जस्ट सेड कि इट इज वेरी गुड, इट इज नॉट वेरी गुड, इट इज गुड, नॉट वेरी गुड। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज गुड, नॉट वेरी गुड। कासा स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो। यानी कंपनी के पास बहुत सारे डिपॉजिट आते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट में पैसा आता है। तो सबसे चीप इनको जो पड़ता है, जिसपे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है या तो एकदम कम पे करना है, वो रहता है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट पे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, इट इज 0 इंटरेस्ट अकाउंट। एंड सेविंग्स अकाउंट पे 3%, 4%, 5% डिपेंडिंग ऑन योर बैंक। 4% से ज्यादा तो कोई देती भी नहीं है, आई अज्यूम। तो ये जो है टोटल डिपॉजिट, मान लो 1 लाख रुपया है उनके पास, उसमें से अगर 40% यानी 40,000 रुपीज करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट पे है, तो दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि उनपे उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, या तो नहीं देना पड़ता है या तो कम देना पड़ता है। यानी चीपेस्ट मोड है और पैसा भी है। तो जब हम बैंकिंग रेशियो चेक करते हैं, आपको कोई भी, बिकॉज स्क्रीनर पे कासा रेशियो अवेलेबल नहीं है, तो आप उनके इस पे जाओ, डॉक्यूमेंट पे जाओ एंड जस्ट कंट्रोल F एंड डू कासा, आपको सामने सामने दिख जाएगा, इट इज 30.8%। अब यूजुअली कासा रेशियो 30, 40, 45 रहना चाहिए। इन दिस केस वो एकदम मिनिमम है, 30% है, तो इट इज ओके, इट इज नॉट इवन गुड, इट इज ओके। अगर 40-45% रहेगा तो इट इज गुड, एंड 45, 50 रहेगा तो वेरी गुड है। तो 30% इज द बेस। 40 के ऊपर इज गुड, आई शुड से 40 के ऊपर इज गुड, हाँ, एंड 30 से 40 के बीच में इट इज ओके, एवरेज ओके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इट इज ओके, ठीक है, चलो चल जाएगा कासा रेशियो। और एक रेशियो रहता है, हाँ, और एक रेशियो रहता है कैपिटल एडिक्वेसी। ये भी आपको सिर्फ कंट्रोल F से सर्च करना है, स्पेलिंग, और ये देखो बाजू में ही है, इसका बड़ा भाई है कासा का। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 17.9%। इसका So it अर्थ is a थोड़ा good समझा sign. दीजिए, व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? हाँ, बिकॉज कोई कंपनी इक्विटी से भी पैसा उठा रही है, ठीक है, और अब तो बैंक का काम ही है कि वो लोन दे और डिपॉजिट्स ले, तो इनके पास तो कैपिटल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इनके पास जो कैपिटल है और जो असेट्स है वो कितना इनाफ है, क्या वो इनाफ है कि कल तो जाके अगर बैंक शट डाउन हो गई तो क्या वो एक्चुअल में पैसा रीपे कर पाएंगे अपने जो डिपॉजिट होल्डर्स है उनके लिए, उनको। तो अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% से ज्यादा है तो इट इज वेरी गुड। मतलब 8% तो
जो जो कैपिटल एडिक्वेसी का जो बेसिक नॉर्म्स है 8% तो उसी में लिखा है कि 8% तो मिनिमम होना चाहिए। तो दिस इज 17% ऑलमोस्ट 10-12% ज्यादा है, 10% ज्यादा, तो इट इज वेरी गुड। सो आई थिंक कि ओके, कैपिटल एडिक्वेसी इनका अच्छा है, इनका कासा ओके है और नेट एनपीए तो अच्छा है, 0.6% इज गुड। कुछ सो कुछ चीजें तो जो अच्छी मेन है, हाँ, हम्म, डेट के मामले में इनका जो पर्सपेक्ट है वो अच्छा है। मतलब मैं दिस इज इसको व्हाट मोटा आई, मोटी ये कह सकता हूँ कि बैंकरप्सी होने के चांसेस कम है क्या, हम इसको ऐसे कह सकते हैं? हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी 17% है, विच इज गुड। करेक्ट, कि कल तो करेक्ट। जाके अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इनके पास एटलीस्ट अच्छा कैपिटल है जिससे वो डिपॉजिट अच्छा, होल्डर्स वगैरह को लेकिन पैसा वापस दे कर सके। लेकिन अगर ब्राह्मी हाइपोथेटिकली मैं अज्यूम करता हूँ कि 2027 में, हाइपोथेटिकल हम एजम्पशन ले रहे हैं, 2027 में मैं ये रिपोर्ट खोलता हूँ, मुझे कासा रेशियो मान लो दिखता है 20% और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेरे को अचानक से दिखता है 11%, क्या मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए फिर, अगर मैं हूं भी? हाँ, इट इज अ एग्जिट साइन क्योंकि आपके सारे रेशियोज फॉल हो रहे हैं ना। अगर ओके। नेट एनपीए बढ़ रहा है और हम्म। कासा रेशियो कम हो रहा है तो इट इज अ बैड साइन। जस्ट अ सेकंड, मैं यूजुअली ये प्रेफर करती हूँ बट आई एम जस्ट चेकिंग कि अगर मनी कंट्रोल पे आपको 5 years का कासा मिल जाए तो इट इज नॉट 5 देयर। इयर्स का? ओके। हाँ, ये यहाँ पे रहता है ना, हाँ ओके। यहाँ पे देखो एक्चुअली कैपिटल एडिक्वेसी यहाँ पे ब्लैंक दिया है बट इफ यू कैन सी इट हम्म। इज देयर 17.9। तो ठीक है, तो तो हम इसके लिए रिपोर्ट मैंने खोल के बोला, देखते हैं। हाँ, फाइन। रिपोर्ट खोल के सारे आपको सामने दिख जाते हैं यार, नेट प्रॉफिट ये सब तो आपको सामने दिख जाते हैं। नेट एनपीए ठीक देखो है। 0.8% है एंड इफ यू सी यहाँ पे भी 0.8 ही है लास्ट ईयर का बिकॉज वी आर चेकिंग फॉर 2023। यहाँ पे देखो ओके। 0.8 हम्म। एंड इट इज गॉट सेम इट। हियर ऑल्सो 0.8%। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। सो तो एक अभी सेकंड तक ना, हमने हाँ, एनपीए देख लिया है, हमने आरओई आरओसीई देख लिया है, हमने देख लिया है कासा रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी देख लिया है, और हमने राइट एक बहुत ही प्रिलिमिनरी मूविंग एवरेज के बेसिस पे चार्ट पे भी देख लिया है क्या भसड़ हुई थी वहां पे। ठीक है, फाइन। राइट राइट, कि कैसे वो फॉल हुआ और क्यों फॉल हुआ ये हमने देख लिया। अब ठीक है। तो हमने मेन रेशियोज तो देख लिए, चलो आरओई आरओसी एंड नेट एनपीए, बिकॉज बैंकिंग में हमेशा ये 3 रेशियो पहले देख लिया करो, कासा, कैपिटल एडिक्वेसी और अपना नेट एनपीए, ये पहले ठीक देख है। लिया करो कि क्या वो बैंक सही है या नहीं है, उधर से आपको समझ जाएगा। अब यहाँ पे मामी देखो, अगर हम हाँ, एनबीएफसी करेंगे तो वहां पर भी ये 3 रेशियोज इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर कोई एनबीएफसी राइट स्पेस में जाए राइट तो? राइट राइट। इन शॉर्ट, जो भी कंपनी पैसा दे रही है ले रही है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए सबके लिए मैंडेटरी है। ठीक है। हाँ, जी। अब आते हैं हम रिटर्न ऑन असेट पे। रिटर्न ऑन असेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि कंपनी के पास जो असेट्स है, प्लांट्स है, फैक्ट्रीज है, जो भी असेट्स है उसके अकॉर्डिंग वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे। मतलब मेरे पास ये पूरा 1 करोड़ का घर है, मतलब अजम्पशन 1 करोड़ का ये घर है बट मैंने रेंट पे चढ़ा ही नहीं, मेरे को पैसा ही नहीं मिल रहा है, कोई रह भी नहीं रहा है, वो ऐसे ही खंडर जमीन खंडर तो घर बन के पड़ा है। देयर इज नो रिटर्न ऑन हाँ, एसेट। so ठीक है। usually return on asset should be more than 5%. In this case ये तो 1% भी नहीं है। सो इन प्रॉफिटेबल टर्म्स अगर बोले, प्रॉफिट के टर्म्स में बोले, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं है, रिटर्न ऑन असेट कुछ नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कुछ नहीं है। यानी असेट पे भी वो कुछ पैसा एज सच बना के नहीं दे पा रहे। जो बड़ा भाई है, जो मम्मी पापा दादा दादी से पैसा लिए है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें भी इतना कुछ पैसा नहीं जनरेट कर रहा है। आरओई जो इक्विटी होल्डर है, मेरी मम्मी है जिससे मैंने पैसा लिया था, उस पे भी वो कुछ इतने प्रॉफिट्स या रिटर्न्स पूरा बना के नहीं दे पा रहा है। पूरा सस्पेंस बन गया है यस बैंक के लिए, 3 चीज अच्छी निकल रही है, 3 बुरी निकल रही है। ठीक है। ठीक हाँ है, हाँ, ठीक ये है, तो है। ठीक है। एंड यस, तक देखते हैं क्या होता है। ओके, फाइन। हाँ हाँ। और अब एक चीज आती है, प्रमोटर होल्डिंग। अब कोई बता सकते हैं 0% प्रमोटर है यानी क्या ये कंपनी कोई चला ही नहीं रहा है कि कोई चला रहा है? कोई तो चला रहा होगा, जीरो क्यों है? प्रमोटर होल्डिंग जीरो क्यों है? जीरो बताओ, आप मतलब बताओ। वैसे आता है नहीं पर मैं पता प्रिटेंड है। करूंगा मुझे अभी नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ।
प्रमोटर होल्डिंग 0 इसलिए है बिकॉज इसमें कोई प्रमोटर नहीं है, आप ही बताओ। अरे यार, ये तो बहुत ऐसा हो गया, मेरे जेब में पैसे पर पैसे ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हाँ हूँ। प्रमोटर होल्डिंग जहाँ पे भी 0% रहती है, दैट मीन्स प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी रहती है। प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी का मतलब होता है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बड़ी बड़ी कंपनीज है, या फिर जो एग्जिस्टिंग बड़ी बड़ी कंपनीज के CXOs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह है, वो इस कंपनी को चला रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है और गवर्नमेंट ने उसको रिवाइव किया है, वो पर्टिकुलर कंपनी को या बैंक को, क्योंकि येस बैंक बहुत बड़ा नाम था, तो गवर्नमेंट करेक्ट। ने उसको बैकअप दिया है, रिवाइव किया है। जैसे फ्री फायर में, पबजी में रिवाइव रिवाइव खेलते रहते हो, वैसे एक्चुअल लाइफ में भी, एक्चुअल टर्म्स में भी रिवाइव होता है। तो जब ओके। कंपनी या बैंक, सॉरी, जब गवर्नमेंट किसी को रिवाइव करती है, तो वो यूजुअली प्रोफेशनली मैनेज्ड हो जाती है। तो पहले तो इनके जो अपर लेवल थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भाग गए थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कि मैनेजिंग याद नहीं है, बट जो भी डायरेक्टर थे वो भाग गए थे, ऑन द स्पॉट भाग गए थे, तो उनको कुछ चांस नहीं मिला, और इसीलिए इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 0 है, और ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। और इसमें बहुत बड़ा बड़ा स्टेक है HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, SBI का, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का स्टेक है येस बैंक में। अब गॉट आइडियली खाली एक छोटा सा थॉट रखूंगी, आई एम नॉट अगेन, ये डिस्क्लेमर के साथ कि मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी थॉट्स आ रहे, जो एज एन इन्वेस्टर आने चाहिए, वही थॉट्स मैं शेयर कर रही हूँ। सो मुझे ये बोलना है कि आप मानो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक, SBI, और जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स है जिसने ये बैंक को रिवाइव किया है, वो क्या अपने पैसे डूबने देंगे? नहीं, बिकॉज उनका ऑब्वियसली स्टेक है ना, बिल्कुल उनका बिल्कुल स्टेक है। तो जब करेक्ट। इनका स्टेक है, तो वो अपने पैसे क्यों डूबने देंगे? सो दिस इज वन ऑफ द केस की नहीं डूबने नहीं देंगे, कहाँ ना कहाँ इसको रिवाइव करते रहेंगे ये लोग फॉर अ ओके फ्यूचर। ओके गॉट तो इट। यहाँ पे हाँ, और जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर आपको प्रमोटर की होल्डिंग दिख जाए, एज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर अगर आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए यहाँ पे आपको ना ऑप्शन नहीं है, देखो, इसके लिए आई प्रेफर रिसर्च 360 का, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बताइए। अरे, ए हो गया, हाँ हाँ। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे देखो, आपको उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखती जाएगी कि प्रमोटर की होल्डिंग तो अब 0 ही हो गई है, कोई है ही नहीं प्रमोटर। ठीक है, ये देखो मार्च 20 का है, बट लेटेस्ट ये वाला है कि अदर इंस्टीट्यूशंस यानी HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब ने इसकी होल्डिंग रखी है। पब्लिक के पास पैसा है, म्यूचुअल फंड ने अब तक इसमें कोई इन्वेस्टिंग नहीं की है, विच इज ऑल्सो रेड फ्लैग, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स लेके बैठे हैं, CFA, CXO, CFA, और जो भी बड़ी बड़ी डिग्री है वो सब लेके बैठे हैं, फिर भी म्यूचुअल फंड ने इसमें अब तक इन्वेस्ट नहीं किया। सो देयर लेकिन कुड बी सम रीजन। FIIs तो हैं, मतलब इसको पॉजिटिव समझ लेते हैं थोड़ा। FII हाँ पॉजिटिव हो सकता है, बट बैकअप किया है ना, और बैकअप सिर्फ हाँ इंडियन कंपनी ने, FIIs भी कर सकती है। और इसमें ना आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट दिस इज कि यहाँ पे मैं सिर्फ रिसर्च 360 पे प्रमोटर होल्डिंग देखने आती हूँ, क्योंकि ये मेरे को बहुत इजी लगता है। यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि भाई कौन कौन होल्ड कर रहा है इसमें। सो प्रमोटर्स में देखो कोई नहीं है, नो डेटा अवेलेबल, क्योंकि प्रमोटर है ही नहीं। नॉन प्रमोटर में देखो, स्टेट बैंक के पास 23% का स्टेक है, फिर ये वर्बंता होल्डिंग्स हो गया, LIC के पास है 3.98%, HDFC, ICICI, कोटक बैंक के पास है। तो इफ यू सी, यहाँ से आपको समझ जाएगा कि 0% प्रमोटर होल्डिंग तो है, बट जब प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, तो कौन कौन उसको होल्ड कर रहा है। तो ये सब ने गॉट इट। जब वो टूट टूट रही थी, बैंक्रप्सी के फेज पे आ गई थी, तब तब इनने ये बचाया सब था। हाँ, तब इन्होंने सबने बचाया था, इसके लिए इनके पास इतना स्टेक है। और गॉट देखोगे इट। तो SBI जो लार्जेस्ट PSU कंपनी है इंडिया की, उसके पास 23% का स्टेक है। बट ये ब्राह्मी गुड साइन नहीं हुआ कि भाई चलो इनने बचा के तो रखा हुआ है, वही जो आपने तो बोला दैट इज डूबने तो व्हाट नहीं आई एम देंगे। टेलिंग यू। हाँ
कि यार जब इतने बड़े बड़े कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, यार देखो इसमें मतलब मुझे रेड फ्लैग्स भी दिख रहे हैं, ग्रीन फ्लैग्स भी दिख रहे हैं। तो ग्रीन फ्लैग ये हो सकता है कि यार बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टेड है, स्टेक है उनके पास, तो वो डूबने नहीं देगी। इनका जो Correct. डेट वाइज नेट एनपीए कासा रेशियो हो गया, Improvement है वहाँ पे। कैपिटल एडिक्वेट, हम्म, वो मेंटेन्ड है। बट अगर maintained है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखें तो यार अभी तक अप टू मार्क नहीं है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है, तो ये सारे थोड़े रिस्की पॉइंट हो गए कि वाई म्यूचुअल फंड इज नॉट इन्वेस्टिंग। तो मे बी उनको उतना ये नहीं मिला रहेगा। फाइन फाइन, बैक टू स्क्रीन है। ठीक है। हाँ, फिर इसमें देखो कंपनी, क्योंकि हम देख ही रहे आरओई आरओसी सब बहुत ही ठीक ठाक है, ओकेश है, ओकेश भी नहीं बहुत पुअर है। तो इसमें डिविडेंड पे आउट देखो नहीं है, क्योंकि कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं करती रहेगी कि वो डिविडेंड दे, या प्रॉफिट करती भी रहेगी तो वो डिविडेंड नहीं पे करे। सो डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड यील्ड इज 0। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या है? डिविडेंड पे आउट यानी कंपनी ने मान लो 1 लाख रुपया का प्रॉफिट बनाया, इनकम बनाया, प्रॉफिट बनाया 1 लाख रुपए का। उस 1 लाख में से 30,000 कंपनी डिक्लेयर करती है एज अ डिविडेंड, कि मेरे जो भी 30,000 इन्वेस्टर्स है उनको मैं 30,000 रुपीज इन टोटल मैं डिविडेंड दे दूंगा। तो 30% डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया, यानी जो इनकम बना रही है उसमें से कितना परसेंट कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, दैट इज इन शॉर्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये 0 है, मतलब कोई कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही है कि नहीं बना रही है वो तो आगे देखेंगे, बट यहाँ से हमें समझ रहा है कि कंपनी अगर प्रॉफिट भी बना रही है तो वो कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। ठीक है। अब सेकेंड रेशियो आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड यानी कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है 23 रुपीज, उसके अकॉर्डिंग कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। मान लो अगर 1 ही रुपया दे रही है तो दैट वुड बी 1:20, 23:1 का रेशियो हो जाएगा, तो जो भी परसेंटेज में आ जाता है। अगर 10 रुपया दे रही है तो 23:10 के रेशियो में आ जाएगा। यानी कंपनी शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग पूरे साल भर में कितना डिविडेंड पे करती है पर शेयर, दैट इज योर डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 30, 40, 50% है, दैट इज वेरी गुड। कंपनी जो भी प्रॉफिट बना रही है उसमें से 30-40% तो इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। और डिविडेंड यील्ड अगर 1% से ज्यादा है तो दैट इज अ गुड साइन। वाओ, दैट्स अ गुड पॉइंट। काफी सारे लोगों को यही नहीं पता रहता, बस टूट पड़ते कि भाई ले लो ले लो ले लो, बट दिस इज हाँ, गॉट योर पॉइंट। लोग बोलते हैं अरे यार 2 रुपए का डिविडेंड मिला, 10 रुपए का मिला, ले लो। अरे बट परसेंट तो चेक करो कितना परसेंट दे रहा है। अगर एमआरएफ एमआरएफ 1.5 लाख पे 3 रुपया दे रहा है, इट इज नॉट इवन 0.1 का ये। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मेक सेंस। हाँ, सो दिस आर द बेसिक रेशियोज जहां हम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी, डिविडेंड रेशियोज देखते हैं, रिटर्न ऑन एसेट देखा हमने, और 3 बैंकिंग रेशियोज हो गए, नेट एनपीए, कासा और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसमें हमने ये भी देखा कि प्रमोटर की होल्डिंग कैसे इम्पैक्ट करती है। मान लो अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 100% रहती है, 100 तो नहीं रहेगी, 50% रहती, यानी 50% स्टेक इज विद द प्रमोटर्स, कंपनी जिसने खड़ी की है, कंपनी जिसने बनाई है, उनके पास स्टेक है 50% का। अब इस यहाँ पे ना मैंने एक रेशियो ऐड करके रखा है, प्लेज परसेंट। प्लेज परसेंट यानी कि अगर उनके पास 1 लाख रुपए के शेयर है तो 1 लाख के अगेंस्ट क्या उन्होंने कोई लोन लिया है, और लोन ली भी है तो क्यों ली है। अगर 1% तक प्लेज है, यानी कि मैंने 1 लाख के सामने 1 लाख के सामने मैंने 1%, दैट इज 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज के आसपास मैंने लोन लिया है, दैट इज ओके। बट अगर 1 लाख के सामने मैं 10%, 20%, 10,000, 20,000 रुपया मैं लोन ले रहा हूँ, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो प्लेज परसेंट अगर 1%, 1.5% है इज ओके, बट बहुत ज्यादा है तो इट इज अ कंप्लीट रेड फ्लैग कि कंपनी के प्रमोटर्स को क्या जरूरत पड़ गई कि वो कंपनी के शेयर्स प्लेज करके लोन ले रहे। ओह, सो दिस इज, अगर ये ज्यादा रहता है तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। Yes, so pledge portion percentage should be very low, 1%। मोस्ट ऑफ द केस में नहीं रहता है,
बट इन केस प्लेज्ड है तो 1%, 1.5% से कम रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो इट इज नॉट अ गुड साइन वेरी बैड। कि नहीं, ये मतलब वो क्वेश्चन हमें खुद को करना है, इन्वेस्टर्स को, कि यार कंपनी को क्या जरूरत पड़ी, प्रमोटर्स को क्या जरूरत पड़ी कि वो कंपनी के शेयर्स प्लेज करके लोन ले रहे। गॉट इट। Yes. So this is the overview of the ratios we check and the shareholding pattern we check during doing a company analysis. ओके ओके, मुझे एक बात बताइए, अगर हमने इतना अभी तक एनालिसिस करा है, क्या अगर कोई बंदा सिर्फ इतना भी एनालाइज करता है तो वो स्टॉक सेलेक्ट कर सकता है, या उसको कुछ और भी एनालाइज करना पड़ेगा इसके अलावा? नहीं नहीं, 1 मिनट, एक चीज हम भूल रहे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर का डेटा देखना। तो अगर आप अच्छा, देखोगे ये यहाँ पे, हाँ, स्क्रीनर इज बेस्ट क्योंकि आपको यहाँ पे पूरे 2021 क्वार्टर से लेके अभी तक का डेटा मिल गया, तो मुझे उनके वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं। तो अब मैं चलिए। यहाँ पे बाकी सब इग्नोर करके मैं सिर्फ ये रेवेन्यू वाले पार्ट पे और ये पैट वाले पार्ट पे फोकस करती हूँ मैं। रेवेन्यू एंड पैट, ठीक है। हाँ, रेवेन्यू मतलब कि उनका टोटल सेल्स कितना हुआ है, और हम ये देख भी सकते हैं 2021 में 3000, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, 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 बढ़ रहा है, मतलब ठीक है। इट इज कंटिन्यूसली क्वार्टर एंड क्वार्टर वाइज इनका जो सेल्स है, रेवेन्यू है, दैट इज कंसिस्टेंटली राइजिंग। ऐसा नहीं है ठीक है। कि एक साल कहीं डिप दिख रहा है, मेरे को कहाँ पे भी नहीं दिखा। 394546484951 करके वो कंटिन्यूसली बढ़ा है, और अभी के क्वार्टर में इट इज 7474 है। 7458, ठीक है, ठीक है। दीज आर इन करोड़। हाँ राइट, इन करोड्स, राइट। और पैट भी देखो, उस हिसाब से पैट भी इंक्रीज या जो भी है होना चाहिए। तो प्रॉफिट, ओ पहले अगर देखोगे 2021 में इट वाज लॉस मेकिंग, फिर बड़ा 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 यहाँ तक पड़ा है, फिर वापस डिप आया और फिर हाँ। ठीक एंड इफ यू सी रिसेंट क्वार्टर में अब तक का सबसे हाईएस्ट बना है प्रॉफिट 467, इफ यू सी पहले कभी नहीं बनाया है। which is actually a good sign. अब पॉजिटिव साइन बोल सकते हैं कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज मैं देख रही हूँ, इट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो हुआ है, मतलब पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रो हुआ है, और ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी Q4 वाइज ग्रो हुआ है, 206 वर्सेस 467। सो एक पॉजिटिव साइड मान सकते हैं इसको। सो ये हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट्स आते हैं एवरी क्वार्टर, उसके बेसिस पे। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे भी हम सेम चीज देख रहे हैं कि चलो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हमें पॉजिटिव दिख रहा है, बट क्या उसका इम्पैक्ट ईयर ऑन ईयर भी है? तो मार्च 2024 का डेटा ऑलरेडी अपडेटेड है। कभी कभी स्क्रीनर पे मार्च 24 का डेटा अपडेट नहीं रहेगा, तो हम उनकी वेबसाइट से जो हमने ये ओपन किया है, वहीं से हम डेटा ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अपडेटेड है, तो वी कैन स्किप दैट पार्ट। रेवेन्यू अगर देखोगे 8000, 9000, 11, 14, 16, 20, 29, और बीच में जब उनका प्रॉब्लम हुआ था तब उनका फॉल भी हुआ है। देखो 2020 से 21, 22 तक फॉल हुआ, फिर उसने 23 और 24 में बाउंस बैक किया है। एंड पैट में भी, हाँ पैट में भी हमें वो दिखेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 13, ये फिर देखो बीच में एकदम नेगेटिव, मार्च 2020 आई गेस उनके लिए वर्स्ट ईयर ही रहा। शेयर प्राइस फॉल हुआ है, वो नेट एनपीएफआई चला गया था, नेट एनपीएफआई चला गया था। हाँ, ये नेगेटिव हो गया, सब घोटाले के जस्ट बाद ये सारी चीजें हो गई ना इनके साथ, इम्पैक्ट हो गई। हाँ, इम्पैक्ट हो गई है। फिर देखोगे फिर नेक्स्ट ईयर ही उनका लॉस एकदम उन्होंने कम किया, फिर वापस प्रॉफिटेबल हो गए। सो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज वी कैन से कि दे आर इम्प्रूविंग, उनका सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और दे आर इम्प्रूविंग, इन शॉर्ट दे आर इम्प्रूविंग। तो ये एक अच्छी चीज है, इट इज अ गुड थिंग। और यहाँ से हम ना, यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि हमें ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी बता रहे हैं कि अगर 5 साल में इन्होंने कितना कंपाउंडेड सेल्स बढ़ा है कि नहीं। तो 3 years में इट इज पॉजिटिव, इट इज अ गुड साइन, बट 5 years और 10 years इट इज नेगेटिव, एंड वी नो द रीजन। 5 years मतलब 2020 हो गया, तो ऑब्वियसली जब उनका इतना डिप आया, नेट एनपीए बढ़ गया, तो वो नेगेटिव में चला ही गया था।
तो सेल्स भी फॉलो होता है विच इम्पैक्टेड उनका 5 years का डेटा। तो टीटीएम मतलब कि ट्रेलिंग 12 months, यानी कि पिछले 12 महीने में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इट इज 22% एंड 76%, विच इज वेरी गुड। ये रेशियो भी अगर 15%, 12 to 15% के ऊपर है तो इट इज वेरी गुड। तो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखो, पिछले एक साल में 22 और 76%, विच इज वेरी गुड यार। करेक्ट, इट इज और इंडीड। 3 years में भी 11% और 33% है, विच इज गुड। तो वी कैन से कि अगर ये येस बैंक पे झोल झपाटे नहीं होते तो वो 400 का शेयर अब तक तो 2000 क्रॉस कर ही लिया रहता। बिकॉज बिल्कुल। नेट एनपीए वाइज भी पहले भी वो 1% के नीचे थे, 0.5 0.8, बट जहाँ पे घोटाले हुए सब एनपीए का प्रॉब्लम हो गया तब वो 5% शूट अप हो गया था, एंड नाउ दे आर बैक टू 0.6%। करेक्ट, करेक्ट। सो हाँ, सो ईयर ऑन ईयर एंड सेल्स और प्रॉफिट जो हम मेजरली चेक करते हैं दैट इज गुड, बट उसका ओके। इम्पैक्ट हमें रिटर्न ऑन इक्विटी पे नहीं दिख रहा है अब तक। सो ये बोल सकते हैं कि ये बहुत रिस्की वाला है, कि अगर जाएगा अच्छा तो बहुत अच्छा जा सकता है। सो इट इज हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो हमारा कंक्लूजन ये है कि इसमें कुछ चीजें अच्छी कुछ बुरी है, लेकिन हाई रिस्क की ट्रेड है ये। तो इस पे राइट सारा का राइट, सारा पैसा मत लगाओ, अपना सारा का सारा कैपिटल मत लगाओ। हाँ मत लगाओ मत लगाओ। एंड वन मोर थिंग इज, जैसे मैंने टेक्निकल बेसिस पे भी बोला कि यार ये देखो ना, ये जो लेवल उसका था, हम्म। ये जो लेवल उसका था 2020 का, अब तक उसने ब्रेक नहीं किया। और इंडिकेटर्स ने भी, मतलब जो ईएमए है उसने अभी तक पॉजिटिव साइन नहीं दिए, उसने क्रॉस नहीं किया। इट शुड प्रॉपरली क्रॉस। आपको ये देखो, ये कैसा क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूंगी, ये देखो नेगेटिव क्रॉसओवर, ये नीचे गिर रहा है, नेगेटिव क्रॉसओवर क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे अभी तक साइडवेज बनाया है, मतलब दोनों लाइन टच होके एक दूसरे को चल रही है। जब वो पॉजिटिवली ऊपर क्रॉस करेगा ना, तो आप उसको एक इंडिकेशन मान सकते हो कि आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव। अच्छा कर सकता है, पॉजिटिव कर सकता है। बट तब तक के लिए तो दिस इज इट इज अ हाई रिस्क, साइड, वेरी वेरी हाँ रिस्की। वेरी ठीक है, रिस्की ठीक। वन। गॉट मतलब इट, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला, कि अगर आपको लगता गॉट है इट, कि नेक्स्ट 2 years में वापस ये बाउंस बैक करेगा, then गॉट you must check इट, for गॉट it. इट, गॉट इट। Yes. सो ब्राह्मी, अब थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बाहर आते हैं, एंड आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस अराउंड दिस थिंग। Okay. सो आई Okay. कम आउट ऑफ द स्क्रीन एंड सो ब्राह्मी, अब आपने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से जो मैंने स्टॉक बोला उसी का एनालिसिस किया है, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड अगेन हम स्क्रीन पे चलेंगे थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट को टच करने के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, हम जैसे इन्वेस्ट करते हैं, अब इन्वेस्टिंग में एक कंसेप्ट आता है रीबैलेंसिंग का, तो क्या हम्म। रीबैलेंसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इफ यस, कितने बार कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ किसी को रीबैलेंस करना चाहिए पोर्टफोलियो? पहले तो ना लोगों को पता नहीं होता है कि रीबैलेंस का मतलब क्या है। देखो, अगर आपने कभी वो वेइंग मशीन देखा रहेगा, तो उस पे अगर आप 1 kg टोमेटोज रखते हो तो उसके सामने आपको वो 1 kg का वो जो भी है ब्लॉक रखना पड़ता है, ताकि वो प्रॉपर बैलेंस हो सके। ठीक है, करेक्ट। अगर आपने इसमें से 2-3 टोमेटोज निकाल दिए तो इसका वजन कम हो जाएगा और इसका वजन बढ़ जाएगा। वैसे सेम अपने पोर्टफोलियो में होता है। ठीक है, मान लो कोई एक इन्वेस्टर है जिसने सोचा कि मैं 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, 70% मेरा 70% इक्विटी में मैं इन्वेस्ट करूंगा और 30% मैं डेट गोल्ड ये सब में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने जब इन्वेस्ट किया था, उसने कोविड पीरियड में इन्वेस्ट किया था, 3-4 years के लिए उसने इन्वेस्ट किया था कोविड पीरियड में। अब उसने देखा बुल रन आ गया, उसका जो 70% जो था इक्विटी में, मान लो 2 लाख रुपया, 2,10,2.1 लाख रुपीज जो थे, वो अब हो गए 3.5-4 लाख रुपए। ठीक है, ओके, और उसका ओके, जो डेड ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो जो 90,000 था उसका सिर्फ 1 लाख रुपीज हुआ। तो यानी उसका जो 70:30 का इक्विटी वर्सेस डेट का रेशियो था, वो अब बढ़ के वो अब बढ़ के 90:10 के रेशियो में हो गया। यानी 90% उसका इक्विटी में हो गया और 10% उसका डेट में हो गया। अब मान लो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ,
मैंने इसके लिए 30% डेट में डाला ना, अगर मैं रिस्क लेना चाहती मैं 90% इक्विटी में डालती, बट मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ या वो इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो वो क्या बोलेगा कि मेरा अब जो ये 90% हो गया, इसमें से मुझे कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा ताकि वो ओरिजिनल नंबर 70% पे आ सके, और ये जो 10% पे चला गया उसको 30% लाना। तो यहां से वो कुछ बेचेगा, और जो बेचा है वो इसमें इन्वेस्ट करेगा टू मेंटेन हिज ओरिजिनल बैलेंस ऑफ 70:30। ओके ओके यानी ओके, एक दैट वेइंग इज मशीन है। हाँ, गॉट इट। यानी ये एक वेइंग मशीन है कि अगर आपने 2 टमाटर निकाल दिए, मान लो आपको सिर्फ आधा किलो चाहिए और उसने वो 1 केजी का रखा, तो वो ऐसे ही रहेगा ना, ऊपर नीचे ही रहेगा। करेक्ट बट वो अगर करेक्ट, हाफ केजी का रख देगा ब्लॉक, तो आपका वेट प्रॉपर हो बैलेंस जाएगा। हो जाएगा, हाँ उस पे बैलेंस हो राइट, जाएगा। करेक्ट, बैलेंस हो जाएगा। सेम गॉट वे इट। में आपका पोर्टफोलियो रहता है, अगर इक्विटी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए तो इक्विटी को आप बेच के डेट में वापस डाल दो तो आपका बैलेंस हो जाएगा। एंड अगर डेट ने अच्छे रिटर्न्स दिए और इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया तो डेट का पोर्शन बेच के आप इक्विटी में वापस डाल दो, तो आपका जो ओरिजिनल आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है या फिर जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो आपका मेंटेन रहेगा। गॉट इट। ब्राह्मी, मेरे एक और सवाल है इससे पहले कि मैं आपको स्क्रीन पे फिर से एक बार लेके चलूं। तो मेरा सवाल ये है कि हमने इन्वेस्टिंग की दुनिया में हमेशा एक वर्ड के बारे में सुना है, पी रेशियो। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि क्या पी रेशियो इनफ है वैल्यूएशंस जानने के लिए, एंड अगर नहीं तो उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? ओके, जस्ट 1 मिनट, हमने एक जो प्रीवियस क्वेश्चन लिया है आपने उसमें पूछा था फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए रीबैलेंसिंग हाँ, की। फ्रीक्वेंसी क्या हाँ, होनी चाहिए वो पहले कवर तो करते हैं। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वी शुड चेक आवर पोर्टफोलियो वंस अ ईयर। एक बार रीबैलेंस करना चाहिए, अगर आपको लगा रीबैलेंस करना है, अगर आपका वो रेशियो खराब हो गया तो ईयर में एक बार ही रीबैलेंस करो, बार बार करने की जरूरत नहीं, साल में एक बार करो। और अगर आप जब देख रहे हो, जब यूजुअली लोग फाइनेंशियल ईयर एंड पे वो रीबैलेंस करते हैं, अगर आप देख रहे हो कि नहीं रिक्वायरमेंट है तो स्किप फॉर दैट ईयर। तो रीबैलेंस करेक्ट, करना इम्पॉर्टेंट है, बट जरूरी नहीं है कि एवरी ईयर करो, एवरी ईयर यू नीड टू चेक। आप चेक करो गॉट इट, एवरी ईयर कि क्या आपका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे तो नहीं हो, अगर हुआ है तो रिबैलेंस करो, अगर नहीं हुआ है तो मत करो। गॉट गॉट गॉट। नाउ यस, टू द क्वेश्चन कि पी वैल्यूएशन, पी रेशियो क्या सफिशिएंट है वैल्यूएशन जानने के लिए, या फिर इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये रेशियो ना ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे हम कंपनी की वैल्यूएशन चेक करते हैं। कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 2 सैंडविच वाला है, ठीक है, एक सैंडविच वाले के आसपास एकदम गटर वेटर है, सब है, एकदम अनहाइजीन है, उसका टेस्ट एकदम बेकार है, और वो 100 रुपया मांगेगा, क्या मैं दूंगी उसको वो सैंडविच का? नहीं। नहीं, कोई भी नहीं देगा यार, वो हाइजीन नहीं है, कुछ भी नहीं। बट दूसरा जो बंदा है उसके पास एकदम अच्छा खासा ग्लव्स व्लव्स पहन के वो बनाता है सैंडविच, एकदम चटनी प्रॉपर लगा रहा है, चीज प्रॉपर डाल रहा है, सब डाल रहा है, और अच्छे से टोस्ट वोस्ट करके आपको दे रहा है। तो और उसकी सैंडविच 100 की है, बट क्या वुड यू माइंड पेइंग 120 रुपीज टू हिम? आई वुडंट माइंड, आई विल पे। यू विल पे, बिकॉज उसने हाइजीन मेंटेन रखी है, बहुत अच्छे से दे रहा है। हाँ, सो वी विल बी पेइंग अ प्रीमियम। तो करेक्ट, वैल्यूएशन हमें बताता है कि वो एक्सपेंसिव है या चीप है, और अगर एक्सपेंसिव है तो क्या वो एक्चुअल में वैल्यू है उसकी। सो प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अगर मैं, और ये यू माइट बी नोइंग, ये तो एक यस फेमस यस कोट यस, है, फेमस कोट है या, हाँ ओ। या और फेमस उसका है यार। रिलेशन रिलेशन यहाँ से समझ में आया। ओके, गॉट हाँ, इट। कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी मिल रही है, कोई स्टॉक अच्छा मिल रहा है, तो आई वोंट माइंड पेइंग, अगर उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल सब साथ दे रहे, आई वोंट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा मनी टू दैट कंपनी फॉर बाइंग ओके, द स्टॉक। बट वही जगह पे अगर एकदम बेकार सा कोई स्टॉक है, तो मैं यार उसको तो कम प्राइस पे भी ना खरीदूं। मुझे कोई बोल करेक्ट, दे यार ये कंपनी में डाल दे, 5 रुपए का ही शेयर है, क्वांटिटी मिलेगा। बट अगर कंपनी नेगेटिव है या पुअर वैल्यूएशन है या फिर घोड़ा और गधा स्टॉक, आपने बहुत सुना रहेगा मेरे वीडियोस में, अगर वो गधा स्टॉक है तो मैं यार वो 5 रुपए भी क्यों दूं? सही बात इट है। इज द थिंग। जब वो, हाँ, करेक्ट, पूरा 5 वेस्ट तो जाएगा तो क्यों? राइट, क्यों ही दूं? तो ये वैल्यूएशन हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर चीज एक्सपेंसिव है
या फिर प्रॉपर फेयर प्राइस है, या फिर अंडर प्राइस है, अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो पी रेशियो एक तरीका है ये जानने के लिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि अगर हाँ जो एक सेकेंड, हाँ, पी रेशियो एक वे है टू अंडरस्टैंड वैल्यूएशन मैट्रिक्स। यूजुअली इन यूजुअल केस जो अगर आप गूगल करोगे ये बोला जाएगा कि अगर 15 से पी कम है तो अंडर वैल्यूड है, 15 से ज्यादा है तो आपका ओवर वैल्यूड है। बट आई डोंट थिंक दिस इज राइट, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। कोई सेक्टर में बहुत ज्यादा पी रहता ही है तो हमेशा पीयर से कंपेयर करो कि अगर उसका इंडस्ट्री एवरेज या सेक्टोरियल पी या फिर निफ्टी 50 का या कोई भी इंडेक्स का जिसका भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, ऑब्वियसली फेयर कंपैरिजन, अगर उससे कम है दैट मीन्स अंडर वैल्यूड है, अगर उससे ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड, एक्सपेंसिव है। एंड टू द क्वेश्चन कि क्या ये सही आइडिया है, आई थिंक कि पी रेशियो अकेला नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि पी रेशियो को ना हम ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, हम मैनिपुलेट उसको हो सकता है। मैनिपुलेट कर सकते हैं, हाँ मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी ने अर्निंग्स विंडो ड्रेसिंग कर दी अर्निंग्स तो फिर यार पी तो कम ही दिखेगा, अपने फिर हिसाब तो से सब बोलेंगे बिल्कुल अंडर वही। वैल्यूड है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। अंडर वैल्यूड है करके। तो ये एक है पी रेशियो के बारे में। इसको किसी एंड कौन मतलब से, आप बोल रहे हो किसी के साथ आप यूज कर रहे हो इसको, हाँ आइसोलेशन और में? इसके, हाँ और इसके अगेंस्ट हम और 3 रेशियोज देख सकते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे स्क्रीन पे ही। सो वैल्यूएशन तो मैट्रिक्स के लिए पी है, पी रेशियो एक होता है, बट डोंट ब्लाइंडली फॉलो पी रेशियो, उसके बाकी रेशियोज भी चेक करो। तो स्क्रीन पे एक बार देख लें बाकी रेशियोज क्या हाँ कह रहे हैं। डन डन, ठीक। यस डन। तो हम स्क्रीन पे वापस आ गए, अभी तो सामने यस बैंक दिख रहा है। तो हाँ यस बैंक का ही करना है कि कोई और का करना है तो बता दो। अब हमको तो कुछ भी चलेगा, आप बस सिखा दो। हाँ ठीक है चलो, अभी यहाँ पे देखो स्टॉक का पी 54 है, ठीक है, स्टॉक पी 54, इंडस्ट्री पी 12.5 है, हम्म। तो ये ओवर वैल्यूड हो गया, मतलब बहुत ये ज्यादा। प्राइस एक्सपेंसिव है। हाँ, ठीक है, यस पेग बैंक रेशियो तो एक्सपेंसिव इस, है। अरे बाप हाँ रे, ये बैंक एक्सपेंसिव है, मतलब 20 रुपए का स्टॉक एक्सपेंसिव हो सकता है, सोचो ना। बोलो। यार कोई बोलेगा यार टाटा एलेक्सी 10,000 पे है, 7,000 पे है, कोई बोलेगा एमआरएफ एक्सपेंसिव है क्योंकि 1.5 लाख का है, बट एक्सपेंसिव इज नॉट इन टर्म्स ऑफ करंट मार्केट प्राइस, एक्सपेंसिव इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, कि कंपनी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक पी इज 54, एंड पीयर्स में भी देख लो जो इंडस्ट्री पी लिया है, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, इंडस, आईएनडी, आईडीबीआई, येस बैंक, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। इनका पी देख लो 17, 17, 13, 18 सबका ये है। येस बैंक का सबसे हाई शूट अप है, मतलब ओवर वैल्यूड है, एक्सपेंसिव प्राइस पे मिल रहा है। क्लियर बेसिक यहाँ से ही आप यार देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से हमें ओवर वैल्यूएशन का समझ रहा है। दूसरा हम जो रेशियो देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ना स्क्रीनर पे बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे पी रेशियो है, और आप यार 5 ईयर्स का देख लो। 5 ईयर्स के पे क्लिक करोगे, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, यहाँ पे आपको मीडियन पी दिख रहा है 45, हाँ नीचे दिख रहा है, ठीक है। 45 है, ठीक है, हाँ, एंड ये अभी 45.6 54 पे चल रहा है, मतलब पिछले 5 साल का जो पी रेशियो उसको अगर एवरेज आउट किया तो इट इज कमिंग टू 45। 5 साल का मीडियन, 5 साल का पी रेशियो, मतलब एक साल 50 रहेगा, दूसरे साल 60, 40, 30, जो भी मिला के जो एवरेज हो रहा है 5 साल का, दैट इज 45 मीडियन पी, और करंटली जो चल रहा है 50 है, विच मीन्स कि इट इज ओवर वैल्यूड, क्योंकि एवरेज से कम होना चाहिए ना। हम इंडस्ट्री पी रेशियो दिख रहे हैं, वैल्यूएशन दिख रहा है कि ये उनका मेन, मतलब ये फेयर प्राइस है, उससे ऊपर है तो एक्सपेंसिव, उससे नीचे है तो इट इज अंडर वैल्यूड या चीपर। तो ये करंटली 54 के आसपास है, ये कौन से डेट का है, 18 मई का है, बट राइट नाउ इट इज अराउंड 54, 53, तो दैट करंटली मीन्स दिस इज एक्सपेंसिव, गॉट इट। एक्सपेंसिव। और एक चीज है, यहाँ पे ना इनका ईपीएस दिखाया है, तो अगर आप देखोगे ईपीएस अभी तक नेगेटिव था, और अभी तक भी एज सच कोई पॉजिटिव हुआ नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग तो यार अगर देखो ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है ईपीएस, और अगर उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है तो आप समझ सकते हो।
समझ रहे हो? अर्निंग्स अगर कंपनी की बढ़ रही है, कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, सब उनका बढ़ रहा है और उनकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, मतलब वो अंडर वैल्यूड से फेयरली वैल्यूड, फेयरली से ओवर ओवर वैल्यूड हो, वैल्यूड, तो दैट हाँ, इज परफेक्ट सिनेरियो, क्योंकि कंपनी गॉट के इट। फाइनेंशियल, सेल्स, प्रॉफिट सब बढ़ रहा है। इन दिस केस ईपीएस तो यार 0.2 0.4 इतना है, फिर भी ये स्टॉक 50 के पी पे चल रहा है, दैट इज एन एक्सपेंसिव थिंग। गॉट इट, गॉट इट। सो टेक्निकली अभी तक हमें इसमें कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं मिला है, उसने 2020 के लेवल को तोड़ा नहीं है। हाँ, तो वन वैल्यूएशन एट वाइज छोड़ इट इज दिया। ओवर वैल्यूड, ठीक है। वैल्यूएशन वाइज ओवर वैल्यूड है, एक्सपेंसिव है। ये तो यार चार्ट दिखा रहा है, मैंने तो कुछ नहीं, हाँ, मेरा हाँ, नहीं, चार्ट तो नहीं, है कोई नहीं। नहीं। ठीक है, ठीक है। अ, आपको नहीं बोल रहे। हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। और ठीक है। फाइनेंशियली भी एवरेज बोल सकते हैं, क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट आरओई आरओसी सब नहीं है। उतना सो नहीं दो है। तो पहले ही ना बोल दिया, टेक्निकल्स ने ना बोल दिया, वैल्यूएशन ने बोल दिया भाई मैं एक्सपेंसिव हूँ, ठीक है। एक्सपेंसिव चीजें पसंद है, बट उसके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। और एक रेशियो हम देखते हैं, वो है पेग रेशियो। पी रेशियो जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, जहाँ पे हम कंपनी के ग्रोथ, इंडस्ट्री के ग्रोथ या इकोनॉमी के ग्रोथ को हम ये नहीं करते, चेक नहीं करते। हम सिर्फ कंपनी के प्राइस और कंपनी के अर्निंग्स को मेजर करते हैं। बट ठीक है। पेग रेशियो में हम जो पी रेशियो उसको ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो कि पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में कंपनी ने ऑन एन एवरेज 7 या 8% का ग्रोथ दिखाया, तो हम ठीक है। इस चीज को, पी रेशियो को ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मे भी पॉसिबल है कि पेग रेशियो नेगेटिव, मे भी नहीं 100%, पेग रेशियो नेगेटिव इसके लिए क्योंकि उनका ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगा। ओके, ओके, इसके ओके। लिए P54 होने के बाद भी पेग रेशियो नेगेटिव है। सो हियर इट इज अ क्लियर सेइंग कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, पेग रेशियो नेगेटिव है। टेक्निकली ने, टेक्निकल्स में अभी तक वो पॉजिटिव साइन नहीं दी है। ऊपर ऊपर से 23 रुपए का स्टॉक महंगा भी है। महंगा भी है, तो भाई व्हाई इट इज कमिंग इन दैट ओवर मोस्ट बॉट स्टॉक के लिस्ट में नंबर 1 या 2 पे। एंड इन्वेस्टर थोड़ा। शुड क्वेश्चन देमसेल्फ कि यार भले मोस्ट बॉट है तो पूरी दुनिया पागल है, लेने दो, क्या मेरे एनालिसिस मैच कर रहे हैं, क्या टेक्निकल। मैं एक नहीं बोल रही हूँ कि खाली फंडामेंटल्स चेक करो, नो आई एम नॉट सेइंग खाली फाइनेंशियल्स चेक कर। इज योर टेक्निकल्स गिविंग यू सपोर्ट, इज योर वैल्यूएशन गिविंग यू सपोर्ट? 360 डिग्री एनालिसिस करोगे तो समझोगे कि नहीं यार तो ब्राह्मण, फाइनेंशियल भी नहीं है। आपने बोला इफ योर टेक्निकल इज गिविंग सपोर्ट, तो ऐसे में इज देयर एनी चार्ट पैटर्न स्पेसिफिकली जो आपको थोड़ा पसंद हो कि भाई ये कोई एक एक चार्ट पैटर्न है जिसको देख के भी आप एनालिसिस कर सकते हैं? फॉरगेट अबाउट यस बैंक, हम एक जनरल अगर कुछ देखते हैं कोई चार्ट पैटर्न आई जो कि आई मल्टी डू, बैगर कर सकते हैं। हाँ, या मल्टी बैगर अटेम्प्ट्स के लिए ना मैं एक चार्ट पैटर्न यूज करती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज कप एंड हैंडल। यानी कि वो चार्ट में आपको कप और उसकी हैंडल फॉर्म होते दिखती है, और उसका एक क्राइटेरिया है कि जब वो कप और हैंडल फॉर्म करती है तब वो स्टॉक में वॉल्यूम नहीं रहना चाहिए, एकदम कम वॉल्यूम रहना चाहिए रेगुलर बेसिस के हिसाब से। और जैसे ही वो ब्रेकआउट देगी वॉल्यूम वुड बी हाई। ये मैंने कैच किया था एसजेवीएन में लास्ट ईयर। अगर आप देखोगे, मैंने एसजेवीएन का चार्ट ओपन किया है एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको कप एंड हैंडल मिल गया ना, 1.5 years 2 years उसको होल्ड करो, दैट विल श्योरली गिव यू 3x रिटर्न्स। मल्टी बैगर मतलब कप एंड हैंडल एक चार्ट पैटर्न हो गया, और चार्ट पैटर्न में इसमें 3x तो मिनिमम मिलता है। एंड आई विल शो यू हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एंड जो कप बनता है ना, दैट शुड बी एटलीस्ट फॉर 3-4 years मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये अभी 6 महीने का बन गया मैंने ले लिया, ऐसा नहीं है। तो इफ ठीक है। यू सी, यहाँ पे 1 मिनट है, यहाँ पे इसे देखो, इसका मैं पूरा ही बता देती हूँ चार्ट। ये देखो, अभी ठीक है। तक कोई वॉल्यूम नहीं था, हम इधर लाइन मार देते हैं, ठीक है। वो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का नीचे ये यू डोंट सी कुछ एनी नहीं है, वॉल्यूम, राइट, यहाँ से कुछ कुछ नहीं है। नहीं है। जी, बिल्कुल। और जैसे 2017 2018 में जब आया, इसने कप बनाया है, एक कप हो गया। मैं अगर इसको जूम करूंगी तो बहुत अच्छा कप दिख जाएगा। देखो जब आप यहाँ पे रहोगे तब तो आपको आगे का दिखेगा नहीं, अभी के लिए दिख रहा है, बट आगे का तब तो नहीं दिखेगा, तब आपको प्रॉपर कप फॉर्म दिखेगा। तो ये देखो, ये एक उसका कप हो गया,
ठीक है, ये उसका हैंडल हो गया। और देखो पूरे कप के वक्त भी नो वॉल्यूम, हैंडल के वक्त भी यहाँ से उसने वॉल्यूम दिया है। दिस स्टॉक, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, एंड मैंने इसको इसी मंथ में कैच कर लिया था, जून जून क्या है ये, जून 2023 में। ओके, वाओ। तो अच्छा, ये कप जैसा बना है और ये हैंडल तोड़ के जैसे ही निकले उठा लो। हाँ राइट राइट, मैं ना उसका एक सर्कल वाला इसमें ये है, मैं ज्यादा ये सब यूज नहीं करती बट फॉर शोइंग यू, ये देखो ये पूरा कप बन गया, ठीक है, कप बन गया, हाँ और ये कप वापस बन से गया। उसका उसका ये छोटू सा हैंडल बन गया। एंड हैंडल कुड बी एनीथिंग, खाली एक लाइन भी हो सकती है, पूरा ये भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, बड़ा भी हैंडल हो अरे सकता है। हाँ, तो ये कप महंगा एंड तो कप हैंडल ही है। बन गया। हाँ हम्म, ठीक है। और किसका, ये जैसे आरसीबी ही का कप है? ब्रेकआउट हुआ, आरसीबी का तो कब पता नहीं कब आएगा। निकलेंगे निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। यार और ये सिंपल इसका जो, हाँ मैं इसको जरा सा इग्नोर कर देती हूँ, इतना ही रखती हूँ। तो ये अपना टारगेट हो गया, इतना टारगेट मिलता है, ये 1x टारगेट है। सो एज सच आपने देखा उसके नेक्स्ट मंथ में ही मेरे को प्रॉपर प्रॉपर टारगेट मिला, वाओ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 3x, वाओ। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे उसने पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दिया है, कप के फॉर्म में ही दे दिया। मैंने 2 एंट्री यहाँ ली थी, एंड दिस वाज माय परफेक्ट एंट्री क्योंकि हमें हैंडल के ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेनी है। तो ये कप बन गया, या हैंडल बन गया, हैंडल कहाँ गया इसका, मैंने बनाया था, ठीक है, या हैंडल बन गया, और ये उसका टारगेट, ये जितना रहेगा उतना उसका टारगेट। ये 1x टारगेट है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग माई 2x टारगेट। फर्स्ट मंथ में, ब्रेकआउट के फर्स्ट मंथ में उसने 1x टारगेट दे दिया है। ये उसका सेकेंड टारगेट हो, ओ, और अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, लेकिन मैं ये समझ गया उसका, हूँ आपके मामले हाँ में। हाँ, ये उसका सेकेंड टारगेट हो गया। एंड नाउ आई एम कैलकुलेटिंग थर्ड टारगेट, ये 76 के लेवल से थर्ड टारगेट हो गया। 76 यही कहीं से हो गया। तो यू सी ब्यूटीफुली 3 से 4 महीने में इसने पूरा टारगेट दे दिया। दिस इज थर्ड टारगेट, एंड आई एम सेइंग कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट पे मिनिमम टारगेट 3x है, मिनिमम। मैक्सिमम इट कुड बी 8x 9x 10x कुछ भी हो सकता है, मिनिमम इट इज 3x। यानी अगर आपने इसको कैच किया है, ठीक है, इस लेवल पे, तो यहां से यहाँ, मतलब इस 38, मैंने तो खैर 33 पे ले लिया था, 33 के लेवल से लेके 5760 वॉज फर्स्ट टारगेट, एंड थर्ड टारगेट वॉज अराउंड 9600 रुपीज, पैसे ही वो भी पैसे हो की गया। बात है। हाँ 3x तो यू मिल गया है, यू 3 4 5 महीने में। और वाह, फिर ये तो मिनिमम टारगेट हुआ, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो कि कहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। एंड दिस इज स्टिल अमेजिंग। अप। सो आई ऊपर ऊपर थिंक ही भी है। कप एंड हैंडल इज वेरी इजी टू फाइंड, आपको मिलते रहेंगे, वेरी इजी ओनली। हाँ इसका दो चीज, मंथली टाइम फ्रेम में ही देखो, दो नहीं 3 चीज। एक तो मंथली ठीक है, टाइम फ्रेम में ही देखो, बिकॉज आपको 4 5 मंथ्स में रिटर्न्स मिलेंगे या 1 ईयर में रिटर्न मिलेंगे। ठीक है। सेकेंड, जब वो कप एंड हैंडल बना रहा है तो वॉल्यूम शुड बी वेरी लो, या तो एकदम कम वॉल्यूम है या तो है ही नहीं वॉल्यूम, ऐसा ही समझ लो। यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना है, आई विल जस्ट कीप दिस, यहाँ पे देखो इस लेवल पे वॉल्यूम देखो 63 M, यस 26 यस। एंड ऑल। और यहाँ की वॉल्यूम देखो 650 मिलियन, 750 मिलियन, 1.13 बिलियन वॉल्यूम। वाओ। सेल भी हुआ तो 1 बिलियन है। सो दिस इज द वॉल्यूम वी आर लुकिंग फॉर। तो ये प्रॉपर अगर कप एंड हैंडल मिल गए तो भाई मेरे को भी डीएम करो, मैं भी उस पर स्टडी गॉट इट। करूंगी। तो गाइस नीचे कमेंट्स में लिख देना आपको कप एंड हैंडल कहाँ मिल रहा है, ताकि हमें भी स्टडी करने का मौका मिले। स्टडी एंड मिल ब्राह्मणी, सके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो आपने बहुत खतरनाक बताया है। अब मेरे जाने की इच्छा नहीं, लेकिन एक जाते जाते एक नॉर्मल सा सवाल है, सो आई एम कमिंग ऑफ द स्क्रीन
एंड सवाल बहुत सिंपल सा है, आपने इतना प्यारा समझाया सबको। एंड गाइस लाइक जरूर करना, कमेंट्स में ओपी ब्राह्मी लिखना इफ यू वांट हर बैक। बट मेरा एक सवाल ये है कि व्हाट आर द टॉप मिस्टेक्स जो आपको लगता है हाल फिलहाल में स्टॉक इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, सबसे बड़े मिस्टेक्स जो स्टॉक इन्वेस्टर्स कर रहे हैं? एक तो यार न्यूज और टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करना। कहाँ पे ओके, किसकी रील देख ली, कहाँ पे किसका कुछ पोस्ट देख लिया, कहाँ पे किसका नोटिफिकेशन देख लिया, बेर इज अप बाय 5% 10%, दौड़ते मैं इन्वेस्ट कर दिया। या फिर वो मोस्ट बॉट स्टॉक के लिस्ट में जो ऊपर 4 स्टॉक दिखाए उसमें ही आपने इन्वेस्ट कर ओके दिया। ओके ओके बैड ओके। आइडिया। these और these ये these two, येस बैंक तो अभी भी ठीक है, अगर हाँ वो वोडाफोन का ठीक है। करने जाओगे ना, तो अच्छा, वोडाफोन का और करने जाओगे बोलोगे तो मोस्ट बॉट के लिस्ट में लास्ट रहना चाहिए। यार ये जो ब्राह्मी ने बोला है, गाइस आप कमेंट्स में बताना अगर आपको आइडिया चाहिए, आइडिया लिखना। अगले बार ब्राह्मी से आइडिया भी निकाल ही लेंगे। यस बैंक तो निकल चलो। ही गया है। बट अरे थैंक नहीं यू यार, सो मच। यस, आप बोलो कमेंट में बोलो बोलो। ऐसे कमेंट में ऐसे कोई स्टॉक लिखना जिससे एक्चुअल में आपको बेनिफिट मिल सके। यस हमें तो बैंक वोडाफोन आइडिया जैसे और तो यस पता बैंक ही के है। पसंद, हमें तो यही पसंद है ना, लेकिन वोडाफोन और आइडिया, बट हाँ, ठीक है, लेट्स कोई सी। ऐसा कमेंट में कोई ऐसा स्टॉक लिखो जिसका नाम भी ना सुना और उस पर रिसर्च करके मजा आ जाए कि भाई 3x 4x का ऐसे रिटर्न आपके भी बने मेरे भी बने। चलो भाई लिख दो भाई, बढ़िया, साथ में 3x 4x सब बनाएंगे, आप में खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे, आप में ब्राह्मी और हमारे 4x वाले स्टॉक्स। बट थैंक सो मच ब्राह्मी, आप हमारे चैनल पे आए, गिव वंडरफुल इंफॉर्मेशन। एंड गाइस अगेन मेंशनिंग कि ब्राह्मी इज मेकिंग सुपर कंटेंट, यूट्यूब चैनल भी है, मैं उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, प्लस इंस्टाग्राम हैंडल का भी डालूंगा, जाके आप फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ब्राह्मी, आपसे फिर हम बहुत जल्द थैंक यू मुलाकात। थैंक यू थैंक यू। हमें स्टार्ट में बोलना चाहिए था बट एंड में बोल रहे हैं नमस्ते नमस्ते, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। यस, थैंक हम यू जो सो मच। ट्रस्ट मी बहुत अच्छा सेशन था, इतना इन डेप्थ मैंने कभी कोई वीडियो में नहीं बताया, ना मेरे यूट्यूब पे ना मैंने कभी मेरे रील्स में बताया। तो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में विद स्क्रीन शेयर पूरा 360 डिग्री उसकी धोती खोल दी है। वाह, और आगे भी आपको ऐसे ही धोती खुलवाने के लिए स्टॉक्स की बुलवाएंगे आपको बहुत जल्द। सो थैंक यू सो मच ब्राह्मी, एंड डन। सी यू सून। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू अभिषेक एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। यो।